Hello, good evening, everybody. So we are doing Dumb series, decoding UPSC mindset. जो prelims 2026 का एग्जाम दे रहे हैं, अब आपके पास अराउंड 40 डेज हैं, तो आप अब आपने नॉलेज को एक्वायर कर लिया होगा और थोड़ी और भी आप एक्वायर करेंगे अभी ओवर द पीरियड ऑफ जो 40 डेज हैं. बट उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इस सीरीज का मेन मोटिव भी है, कि हाउ टू अप्लाई दैट लिमिटेड नॉलेज सो दैट यू कैन क्लियर prelims कट ऑफ. और ये जो यूपीएससी का माइंडसेट डिकोड करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे फिर आपकी जो लिमिटेड नॉलेज है उसकी एप्लीकेशन उतनी नहीं हो पाती है. सो इन दिस सीरीज वी आर डिस्कसिंग कि कैसे आपको अपना माइंडसेट यूपीएससी की तरह अलाइन करना है. आप देख रहे होंगे, मान लो आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, उसमें आपके नंबर कम आ रहे होंगे, मान लो जिनके आ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, उनका नॉलेज बेस वैसे ही बहुत स्ट्रांग है, पर सभी का उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है. मान लो किसी का 5th अटेम्प्ट है, 6th है, तो उनके पास तो ओवर द 5-6 ईयर्स ये नॉलेज आ गई है. बट पहले अटेम्प्ट में भी, सेकंड अटेम्प्ट में भी ये क्लियर किया जा सकता है विद लिमिटेड नॉलेज. आप देखेंगे ना, कोई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर रहा है तो उसका प्री क्लियर हो रहा है, इसका मतलब उसको नॉलेज लिमिटेड थी तब भी उसने कर लिया. पर उसका मेन जो है फीचर क्या है उसका, वो ये है कि लिमिटेड नॉलेज को अप्लाई करने का उनको पता था. एंड हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज, it will be decided if you decode the mindset of UPSC by going through PYQs. क्योंकि बच्चे ये PYQ का एनालिसिस नहीं करते हैं. That's why we started this dumb series decoding UPSC mindset. It is not about tricks कि भाई हाँ ये 4 चीजें याद की उसको अप्लाई कर दिया. It is about internalization of the mindset of UPSC कि UPSC कैसे क्वेश्चन सेट करता है. हमने पिछली जो भी 15 क्लासेस हुई हैं आपके अप्रोक्सीमेट, उसमें यही ट्राई किया है कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन में स्टेटमेंट सेट करता है, उसका क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या होता है, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड दैट जो उसने झूठ बोला है स्टेटमेंट्स में कि वो कैसे पता लगेगा. आपको पेपर में जब ये कर लेंगे एनालिसिस, ये पता लग जाएगा कि भाई यूपीएससी स्टेटमेंट सेट क्यों कर रहा है और वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. ये सारी इस माइंडसेट जो डिकोडिंग की प्रैक्टिस है ये हम कर रहे हैं. बट इट विल हैपन ओनली व्हेन यू डू दैट एक्सरसाइज विद मी हियर, ताकि ये चीजें आपके अंदर इंटरनलाइज हो जाएं. फिर आप पेपर में जाएं तो आपको याद करके ना करना पड़े, आपको देख के ही समझ में आए, बिकॉज यू हैव डन दैट एक्सरसाइज बिफोर. एंड दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आपके प्रीलिम्स के जो कट ऑफ होगी उससे 15-20 नंबर ज्यादा ही आएंगे. फिर आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरा प्री होगा कि नहीं होगा. फिर वो टाइम वेस्ट जो होता है प्री और मेंस में 10-15-20 दिन का, वो नहीं होगा. एंड यू विल बी इन द रेस ऑल्सो कि मैं मेंस में उन बच्चों के साथ हूं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं. 20 दिन अगर चले जाते हैं तो बचते हैं आपके पास 60 दिन, और फिर 60 दिन में तो टेंशन ही पड़ती है कि मैं कैसे तैयारी करूं. और यही बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सीरीज का रोल. और हमने आपको पहले भी बताया है कि भाई माइंडसेट को डिकोड करना इज लाइक अ वेरी लॉजिकल थिंग. अब ये लॉजिक यूपीएससी के एग्जाम के हिसाब से है. इफ यू ट्राई एंड अप्लाई दैट लॉजिक इन द टेस्ट सीरीज, वहां पे अप्लाई नहीं होंगे, बिकॉज उनके पूछने का तरीका क्या नॉलेज बेस पे है. वो पूछते हैं प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, और वो यूपीएससी हमेशा ऐसे नहीं पूछती है. तो जिन बच्चों के टेस्ट में नंबर कम भी आते हैं, मान लो 60-70 आते हैं, उनके यूपीएससी में 100-105 आ जाते हैं. ये बहुत सारे टॉपर्स ने भी बोला है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसको हम मेंटर करते हैं उनका भी ये एक्सपीरियंस है कि टेस्ट में नंबर नहीं आते, यूपीएससी में आते हैं. यही हमें तो यूपीएससी क्लियर करना है. अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो उनका माइंडसेट भी उनके पेपर से पता लगेगा, ना कि टेस्ट सीरीज से. तभी हम यूपीएससी के पेपर कर रहे हैं. वी स्टार्टेड विद दिस 20 जो पेपर है 2021 का पेपर. इसमें हमने अप टू 35 क्वेश्चन किए थे कल यहां तक, और अब हम 36 से करेंगे. और इससे पहले हमने 24 का पेपर किया, 23 का, 22 का, अब 21 का. ऐसे करते रहेंगे और लास्ट में करेंगे 25 का, ताकि आपको जो सारी माइंडसेट डिकोड किए हैं हमने, हम 25 के पेपर में भी अप्लाई करें. लोग बोल देते हैं कि भाई यूपीएससी ने एलिमिनेशन ट्रिक्स को एलिमिनेट कर दिया. एलिमिनेशन ट्रिक्स को एलिमिनेट किया होगा, रट्टाफिकेशन को, पर माइंडसेट को तो वो एलिमिनेट नहीं कर सकता, बिकॉज माइंडसेट तो यूपीएससी का रहेगा जब तक वो क्वेश्चन सेट करेगी. तो हमें माइंडसेट को डिकोड करना है, ना कि वो ट्रिक्स याद करनी है कि फैक्ट गलत होता है. वो गलत क्यों होता है ये भी पता होना चाहिए, और देखा भी होना चाहिए कहां कहां पे फैक्ट गलत होते हैं. हर फैक्ट गलत नहीं होते हैं. यानी बहुत बार एनालाइज भी किया है कि यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन क्या है एस्पिरेंट से या कैंडिडेट से, कि उसको क्या पता होना चाहिए. अगर ये आपको पता लग गया तो नाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन नॉट एज एन कैंडिडेट, बट यू विल सॉल्व द क्वेश्चन बाय गोइंग इनटू द माइंड ऑफ जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट कर रहा है. फिर देखें, आप स्टूडेंट भी हैं और एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ रहे हैं, तो वो गैप खत्म हो जाता है. अदरवाइज अगर अकेले स्टूडेंट की तरह सॉल्व करेंगे फिर तो क्या होगा, फिर आप हर चीज को नॉलेज के बेस पे करेंगे. और नॉलेज का एप्लीकेशन के भी तरीके हैं. क्वेश्चन को देख के डरना नहीं होता है.
आपको एक्स्ट्रापोलेशन भी करनी पड़ेगी अपनी नॉलेज की, रियल लाइफ एग्जांपल से लिंक करना पड़ेगा, क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी, क्वेश्चन कैसे सेट किया है, कहां से किया है, और एग्जामिनर की लिमिटेशंस पता होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर जब स्टेटमेंट सेट करता है तो इन लिमिटेशंस के दायरे में करता है, और इन लिमिटेशन से भी स्टेटमेंट्स को पता लग सकता है वो गलत है या सही है। हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं, हम उसको नंबर ही नहीं देंगे 1 2 3, हम उसको माइंडसेट को अपने अंदर इंटरनलाइज करेंगे और उस इंटरनलाइजेशन से फिर आप उसको पेपर में जाकर सॉल्व करोगे, फिर पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे समझ में? नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 36 और ट्राई करें इस सीरीज को फर्स्ट से देखें, क्योंकि फिर हम फर्स्ट से फ्लो में जा रहे हैं। आपके लास्ट में जाते जाते आपका ट्रस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा कि हां यूपीएससी का माइंडसेट यही बोलता है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करें, 1.5 की स्पीड पे देखें, 2 की पे देखें, 1.25 की देखें, जैसे आपको सही लगता है। पर ये 1 आवर के लेक्चर हैं, 1.5 या 2 आवर के जितने भी हैं ये लेक्चर्स, हर जो डेली लेक्चर होता है ये 1 से 2 आवर के बीच में होता है। आप इसको रेगुलरली देखते रहें, फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू मदनपल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन देखें, अब पेपर में क्वेश्चन आया कि आंध्र प्रदेश का जो मदनपल्ले है इसके रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है, और मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा बता देता हूं, जैसे मैं अंडरलाइन करता हूं, सर्कल करता हूं, वैसे ही करना है, बिकॉज इन द पेपर में क्या होता है, चीजें छूट जाती हैं। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन में कुछ ही पॉइंट्स हैं जहां पे यूपीएससी खेल रहा होगा। खेलने का मींस आपको गलत कर रहा होगा या स्टेटमेंट्स को सही कर रहा होगा। कुछ ही फैक्ट्स होते हैं, अगर उन फैक्ट्स को पकड़ के आप देखेंगे तो चीजें थोड़ी सॉल्व करनी आसान हो जाती है, क्योंकि हमें यूपीएससी की लाई को डिटेक्ट करना है इन एमसीक्यूज में, पीवाईक्यूज में। पहला है, पिंगाली वेंकैया डिजाइन द ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग हियर। ठीक है भाई, हमें नहीं पता, कोई नहीं पढ़ता है ये ऑप्शन। अब आपको समझ में आया कि ये ऑप्शन ना मेरे को पता है ना किसी को पता होगा, तो डरना नहीं है। क्योंकि आप अगर क्वेश्चन देख के डर रहे हैं कि मेरे को नहीं आता बाकियों को आता होगा, तो आधे तो आप गेम से वैसे ही बाहर हो गए हैं। जब आप पेपर में जाएंगे इस कॉन्फिडेंस से जाएंगे कि भाई पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसको आता है वो आगे निकल जाएगा, जिसको नहीं आता है वो पीछे रह जाएगा। और कोई चीज अगर किसी को नहीं आती है मतलब वो कंपटीशन का पार्ट ही नहीं है। तो आपको समझ में आया ये स्टेटमेंट, मेरे को नहीं पता किसी को नहीं पता, मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, डरूंगा बिल्कुल नहीं। इस कॉन्फिडेंस से सॉल्व करना है। अगला है, पताबी सीतारमैया लेट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र रीजन फ्रॉम हियर। पिताबी सीतारमैया लेट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र रीजन फ्रॉम दिस रीजन, फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड एज मदनपल्ले। ओके, देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हियर। अगला है, मैडम ब्लावत्स्की एंड कर्नल ऑलकुट सेट अप हेडक्वार्टर्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी फर्स्ट हियर। वर्ड क्या है? फर्स्ट हियर। अब आपको यह तो पता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, इतना भी पता है कि बाहर से इंडिया में आई थी। पहले उन्होंने फॉरेन में बनाई थी, बाद में इंडिया में आए। अगर पहले इन्होंने फॉरेन में बनाई है बाद में इंडिया में आए हैं, इट मीन फर्स्ट तो यहां पे नहीं आई होगी, तो आपकी वहां की नॉलेज यहां पे यूज हो गई, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। अगला देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हियर, और यह है ट्राई नेशनल फ्लैग हियर। अब आपको इतना पता है, जब हम क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ते हैं तो क्विट इंडिया मूवमेंट आप पढ़ते होते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट को डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में स्टार्ट किया गया था, और कुछ स्टार्ट किए गए थे आंध्र कोस्ट पे, तो हर कोस्ट पे कुछ लोग थे। और जब पिताबी सीतारमैया ने ये स्टार्ट किया था आंध्र से, तो आपने ये तो नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने क्विट इंडिया मूवमेंट का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो जो पिताबी सीतारमैया है, इन्होंने जो स्टार्ट किया होगा क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आपने पढ़े हुए हैं, ये वर्ड आपने नहीं पढ़ा है। तो इस सेंस में अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो ऑप्शन है ये आपकी नॉलेज के बेस पे सॉल्व हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये आपकी नॉलेज के बेस पे सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये पता है कि ये यहां से स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। पर इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो अब मुझे कमेंट में बताएं कि किस किस को ये पता है कि ये जो आंध्र कोस्ट थी ये कहां से स्टार्ट किया गया था, प्लेस का नाम क्या है। अगर ये आपको पता है तो भाई ये तो पक्का पता है कि पिताबी सीतारमैया है तो आंध्र के थे, क्योंकि आपको ये पता ना बाद में लैंग्वेज वाला डिस्प्यूट हुआ था, तो इनका बड़ा रोल था पिताबी सीतारमैया का लैंग्वेज को लेके, तो यह तो आंध्र प्रदेश के। तो ये तो फैक्ट सही है कि आंध्र रीजन के हैं, पर क्या इन्होंने आंध्र रीजन में यहां से स्टार्ट किया था? तो ये कैसे बताएंगे? तो ये आपको
कमेंट में बताएं, फिर मैं तो ये आपको पता लग गया कि भाई यहां से स्टार्ट नहीं किया था। तो ये आपको पता कहां से लगा? क्विट इंडिया मूवमेंट वाला जो फैक्ट है वहां से पता लगा। तो फिर आप बचते हैं दो में, ये दो में, मतलब आपको ये नहीं पता, पर आपको ये पता है कि ये आंध्र से स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब आंध्र के इस रीजन से स्टार्ट नहीं हुआ था। ये आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो इतना ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मैंने क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ी थी, ये वर्ड नहीं सुना था, जो बाकी एरिया थे उसमें ये नहीं आ रहा था, तो ये गलत है। और ये तो गलत है क्योंकि बाहर से आई थी। तो दो बचते हैं, ए और सी। अब ये आपके ऊपर है आप क्या मार्क करेंगे, पर मार्क आपको करना पड़ेगा ए या सी में से, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप ए और सी में आ गया है गेम, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ये आपका क्लियर है कि भाई आपको ए और सी में से मार्क करना है। अब आप क्या मार्क करते हैं आपके ऊपर है। आंसर यूपीएससी का क्या है? सी है। आप ए भी कर सकते थे, सी भी, पर करना ए और सी में से। इतना आपका क्लियर होना चाहिए कि आपका जो हम पैटर्न डिकोड कर रहे हैं उसमें आप सही डायरेक्शन में जाने चाहिए। तो आंसर इसका ए या सी में से होना था, है आंसर सी, पर एटलीस्ट आप इसका आंसर डी जिसने मारा है, मतलब आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं, मतलब आप अपनी नॉलेज का यूज नहीं कर रहे हैं जो आपके पास है। जिसने बी मारा है वो भी अपने आंसर नॉलेज का यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो वर्ड आपने कभी नहीं सुना है, वर्ड आपने क्या सुना था? मछलीपट्टनम। तो वहां से इन्होंने स्टार्ट किया था, ना कि मदन प्लेस से। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए। तो कई बार हम बाकी नॉलेज के बेस पे स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर रहे हैं, दो बची हैं, इसमें लक की बात है। अब क्या करते हैं, पर एटलीस्ट अगर मान लो ऐसे 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें 50-50 होगा, तो ये 50-50 अगर 5 क्वेश्चन में हुआ तो एटलीस्ट 2-3 में तो सही होगा प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। और ये एग्जाम भी प्रोबेबिलिटी का ही एग्जाम है कि आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी आई आप ऑप्शन को सही कर देंगे। आया समझ में? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन। अब आपको इसमें देखना है एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, हिस्टोरिकल प्लेस एंड वेल नोन फॉर। आपको पहले बताया था साइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, पर वो साइट्स तो आपको पता ही हो, रटी हो, जो पहले पीवाईक्यू में पूछी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे चंद्रकेतुगढ़, अब ये 2021 का एग्जाम है, ये बाद में इसके बाद भी पूछी हुई है, ये इसके बाद वाले एग्जाम में पूछी हुई है शायद 23 या 4 में, मतलब ये पहले बाद में भी पूछा गया है सेम प्लेस। तो अगर ये 21 में आई थी तो आपने अगर इसको अच्छे से पढ़ा होता तो 24-23 वाला क्वेश्चन भी सही हो जाता। तो अब बुर्जाहोम आप पढ़ते हैं, भाई बुर्जाहोम आप पढ़ते हैं, कौन सी साइट है ये? नियोलिथिक साइट। अब आपको पता है नियोलिथिक साइट है, और नियोलिथिक साइट में अगर आपको इतना भी पता होता भाई बुर्जाहोम इज फेमस फॉर एज अ नियोलिथिक साइट। अगर नियोलिथिक साइट में श्राइन्स बननी स्टार्ट नहीं हुई थी तो दिस प्लेस कैन नॉट बी नोन फॉर रॉक कट श्राइन्स। अब यहां पे ये तो नहीं होगा। अब दूसरा बच्चा ये सोच सकता है कि क्या पता बुर्जाहोम जो नियोलिथिक साइट है ये बाद में यहां पे रॉक कट श्राइन बनाई हो। भाई वहां पे क्या पूछा है? वेल नोन फॉर। तो बुर्जाहोम इज वेल नोन फॉर एज अ नियोलिथिक साइट। तो वेल नोन तो उसी के लिए है, तो आंसर इसका रॉक कट तो नहीं होगा। अगर आप ये सोच के करेंगे सॉल्व कि क्या पता बुर्जाहोम में रॉक कट श्राइन हो, तो फिर तो सारे ही ऑप्शन सही हैं। यहां लिखा है वेल नोन फॉर, हिस्ट्री में आप पढ़ते ही बुर्जाहोम को किसके लिए है? नियोलिथिक साइट के लिए। वो डॉग एंड जो होता है ना, पिट एंड डॉग बुरियल्स होते हैं, उसके लिए फेमस है ये। तो ऐसे इसके लिए फेमस कैसे हो जाएगी? तो जो चीज पढ़ी है उस नॉलेज पे ट्रस्ट रखें कि अगर मैंने बुर्जाहोम को श्राइन के लिए नहीं पढ़ा है तो नहीं है वो। अगर आप माने कि हो भी सकती है, फिर तो आप कभी क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे थोड़ा ना आप बुर्जाहोम को पढ़ेंगे कितने रिस्पेक्ट में? 500 रिस्पेक्ट में। आपने एक रिस्पेक्ट में पढ़ा, और जो रिस्पेक्ट में पढ़ा वही फेमस है और वही पेपर में पूछा जाता है। अगला है चंद्रकेतुगढ़ एंड गणेश्वर। अब मुझे बताएं इस क्वेश्चन में अगर मैं इन तीनों स्टेटमेंट्स को इधर देखूं, तीनों को, रॉक कट श्राइन के लिए फेमस है, टेराकोटा आर्ट के लिए और कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए। टेराकोटा आर्ट मतलब मिट्टी से जो बनते हैं। अब कोई एरिया टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है, टेराकोटा आर्ट इंडिया में बहुत जगह पे है। मिट्टी से बनाने हैं ना भाई कोई भी आपको चीजें, तो इंडिया में बहुत जगह पे फेमस है। तो इस ऑप्शन को गलत करना इजी है या रॉक कट श्राइन को? ऑफ कोर्स रॉक कट श्राइन को। टेराकोटा आर्ट को गलत करना बड़ा मुश्किल है। जब एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा होगा तो उसे डर यह होगा
कि अगर चंद्रकेतुगढ़ में या मान लो उसने गणेश्वर में क्या लिख देता, टेराकोटा आर्ट, तो गणेश्वर में भी टेराकोटा आर्ट होगा किसी ना किसी एस्पेक्ट में। तो टेराकोटा आर्ट जहां पे भी आएगा उसके सही होने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हैं। तो ये तो वैसे ही सही है। और गणेश्वर में कॉपर आर्टिफैक्ट मिलते हैं। एटलीस्ट आप पहले को डिलीट करके 3 और 2 3 में पहुंच जाते। और अगर आप देखते 2 सही होने के चांसेस वैसे ही ज्यादा हैं, तो आंसर क्या आता, डी। बिकॉज टेराकोटा आर्ट में आप क्या कब कैसे बता पाएंगे कि किसी एरिया में टेराकोटा आर्ट नहीं मिलती, बहुत सारे एरिया मिलती होगी, क्योंकि ये यूनिक चीज नहीं है। टेराकोटा मिट्टी से बनाने वाली चीजें हैं, और मिट्टी से बनाने वाली चीजें बहुत पहले से बहुत जगह पे बन रही थी। तो 2 के सही होने के चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो 3 और 2 3 में अगर फंस गए आप, तो यहां पे आप सी और डी में से क्या मार्क करोगे, तो रैंडम नहीं मार्क करोगे, डी की तरफ जाओगे, क्योंकि डी के सही होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता था। तो अब पहले चीज को भी देखें कि भाई जब एग्जामिनर बना रहा होगा, क्या वो हर एरिया में जाके पहले देखेगा टेराकोटा आर्ट है या नहीं है। टेराकोटा आर्ट एक कॉमन चीज है, ये बहुत जगह पे होगी, तो इसके गलत होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, एज कंपेयर टू सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश। अब मैं आपको पहले बताया था, ये पहले इसके बाद भी जो हमने पढ़ा है ना 22 23 24, उसमें भी एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई किसके टाइम पे मंगोल्स इंडिया में आए थे। ये पहले भी कहानी आई हुई है, ये भी आई हुई है सेम, मोहम्मद बिन तुगलक, और यहां पे क्या है, इल्तुतमिश। तो मोहम्मद बिन तुगलक पे पहले भी क्वेश्चन आया, इसका मतलब मोहम्मद बिन तुगलक पे आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और जो इल्तुतमिश है उस पर भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो मंगोल्स इंडिया में एंटर हुए, दैट स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी वो पूछता है। तो पीवाईक्यू से ये भी डिकोड करना है कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो आंसर है, ये अगर आपने पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, उसका कुछ इलाज नहीं है, नॉलेज बेस्ड है। नहीं आता तो स्किप कर दें, पंगे ना लें। पर हम आगे जाके देखते हैं कि क्या इसमें से कुछ ऐसी नॉलेज है कि अगर आपके पास कुछ कॉमन फैक्ट हैं, उसको एक्स्ट्रापोलेट करके ये कर पाएंगे। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्युपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस। कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे वो क्रॉस किया था क्या, इंडस को। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच द इंडस इन परसुएट ऑफ फ्यूगिटिव ख्वारम प्रिंस। ये पता ना कि वहां से एक बंदा, जो लड़ाई हो रही थी चंगेज खान की, वो जिससे लड़ाई हो रही थी, जो कौन है, ख्वारम प्रिंस, वो इंडिया में आ रहा था। तो इसको इसलिए वो उसको चेज कर रहा था। और आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने उनको शरण नहीं दी इसको, और बच गया था, नहीं तो मंगोल्स और दिल्ली सल्तनत में उसी टाइम पे क्या हो जाती, लड़ाई हो जाती। तो इसका आंसर अगर नॉलेज के बेस पे क्या लगाएंगे, तो आप अगर जिसको नॉलेज है वो क्या लगाएगा, बताएं कमेंट में। इसको नॉलेज के बेस पे क्या लगाएंगे। यूपीएससी ने जो आंसर दिया है, दैट आंसर इज ओनली वन इज ओनली करेक्ट, पहला ही करेक्ट है कि हाँ भाई इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था। कि इल्तुतमिश, हम बोलते हैं ना कि इल्तुतमिश स्मार्ट निकला था, उसने पंगा नहीं लिया, उनके बीच में जो लड़ाई थी इन दोनों के बीच में, वो इसमें नहीं उलझा। तो ये तो हम पढ़ते भी होते हैं, तो फर्स्ट इज करेक्ट। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कोई भी तैमूर इंडिया में ऐसे क्रॉस नहीं किया था। और इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराया II ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। हम पहले पढ़ते होते हैं विजयनगर एम्पायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये आपको बार बार पढ़ना होता है। तो आपको इतना भी पता होता भाई कि देवराया II का जो टाइम पीरियड है ये 1446 तक था। अगर आप पढ़ते होते हैं ना, उसका टर्म होता है, तो इसका टर्म था 1446 तक। और ये वास्को डी गामा इंडिया में आया है 1498 में। तो 1498 में आए हैं ये, तो वो 1498 में आया है वास्को डी गामा, और इनका टर्म 1446 में खत्म हो गया था। तो ये वैसे ही गलत है, मतलब देवराया II के बाद जो आया होगा उनके टाइम पे आया है। तो आपका आंसर इज ओनली वन, पर ये नॉलेज के बेसिस पे निकलेगा। पर आपको ये पता लग गया कि विजयनगर एम्पायर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है, जो इल्तुतमिश है या मोहम्मद बिन तुगलक, इस पे जाके आप एक्स्ट्रा स्टडी करेंगे। मतलब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो कुछ एरिया जो पहले पूछे हुए हैं वो इग्नोर नहीं करने हैं आपको, वो आपको बार बार पढ़ने हैं। जो पहले पूछे जा चुके हैं उससे पूछने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, 1 इज करेक्ट, 2 and 3 आर नॉट करेक्ट, तो 1 इज ए इज आंसर। और ये बाद में भी पूछा गया है, तो ये एरिया वैसे ही इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री में बच्चे पूछते होते हैं क्या क्या पढ़ें, तो हिस्ट्री में वो टॉपिक्स पढ़ें। और हिस्ट्री की सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी पीवाईक्यूज में पूछा हुआ है, कौन से पीवाईक्यूज में, 2025 से लेके पीछे जाएं, कहां तक, अगर आपके पास 1979 का पेपर भी है, वहां से लेके यहां तक
कितने साल हो जाएंगे? अप्रोक्सीमेट 30-35 साल के हिस्ट्री के क्वेश्चन तो पक्का करें, बाकी चाहे ना करें। 30-35 साल के हिस्ट्री के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और हिस्ट्री के क्वेश्चन ये भी ट्राई करें कि यूपीएससी के जो बाकी एग्जाम होते हैं, जैसे अभी सीडीएस का हुआ है, वैसे सीएपीएफ का होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उनके पेपर उठा के भी देखें। तो हिस्ट्री को करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ लें। और हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, याद करनी मुश्किल है, तो आपने एक बार पढ़ ली, समझ ली, याद करने की कोशिश की, जितनी याद होगी ठीक है। उसके बाद फिर इन पीवाईक्यूज को सॉल्व करते रहें। पेपर इन्हीं पीवाईक्यू के बेसिस पे बनता है, बिकॉज वो थीम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन उसकी साइट्स होती हैं, अब साइट्स बहुत ज्यादा हैं। अब कौन सी साइट इंपॉर्टेंट है वो कहां से पता लगेगा आपको? वो पता लगेगा पहले यूपीएससी ने पहले पेपर में कहां से पूछी हुई है। तो यूपीएससी के पीवाईक्यूज हिस्ट्री के लिए खजाना है। अगर आपने वो पीवाईक्यूज सारे कर लिए तो आपकी हिस्ट्री की तैयारी होगी। तो जब बच्चे पूछते हैं तो बेस्ट तरीका क्या है हिस्ट्री को तैयार करने का? पीवाईक्यूज बेस्ड एक बार पढ़ लें, बाद में पीवाईक्यू करते रहें। आपने 1500 पीवाईक्यू होंगे, वो कर लिए आपने, मेन कर लिए। फिर अगर आपने वो कर लिया, फिर पेपर में आपने वो कर दिया सॉल्व, काम खत्म। आप बाकियों से बहुत आगे हैं, बाकी बच्चे वो भी नहीं करते हैं। हिस्ट्री में आप सभी से क्या होंगे? आगे होंगे, ना कि बुक पढ़ के जाना है। आया समझ में? तो इसका आंसर इज ओनली वन, दैट इज ए इज करेक्ट। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर जो ये है 39। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। अब बच्चे कहते हैं हमें क्या पता भाई, हम कैसे पढ़ें ऐसे। अब क्रिश्चियनिटी पे क्वेश्चन पूछ लिया, सेंट फ्रांसिस जेवियर पे पूछ लिया, पर डरना नहीं है ना। देखते हैं आगे है क्या। क्वेश्चन देखें, सेंट फ्रांसिस, और आप देख रहे हैं हिस्ट्री में डॉट बॉल बहुत जाती हैं, पर उन डॉट बॉल को कम करने का तरीका क्या है अभी आपको बता दिया। नोट कर लें इसको, यूपीएससी के पीवाईक्यूज जाके नेट से डाउनलोड कर लें, सभी जितने भी जहां से मिलते हैं आपको। और आपको अगर विश्वास नहीं है जाके देखना, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे ये बार बार रिपीट हो रहे होंगे। आगे समझ में? अब देखते हैं इसको, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। अब देखें इसमें, सेंट फ्रांसिस जेवियर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ जूइश ऑर्डर। भाई आपको ये जो नाम है, क्या वो इससे लग नहीं रहा है आपको? वर्ड एसोसिएशन करोगे, लिंक बैठ रहा है ना। और वर्ड क्या है यहाँ पे? वन ऑफ द। और अगर इनको पूछा गया होगा तो ये फेमस होंगे ना, तो ये फेमस होंगे ना, बार बार उन्हीं का नाम आ रहा है तो कोई फेमस पर्सनैलिटी होगी, तो क्या वो उसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स नहीं होंगे? वर्ड क्या है? वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। जब भी ऐसा वर्ड आता है तो ये बहुत ही जेनरिक वर्ड है, तो ऐसी स्टेटमेंट सही होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द जूइश ऑर्डर, ये एक बड़ा कॉमन सा यहां पे यूज किया। जब भी यूपीएससी ऐसी लैंग्वेज यूज करता है तो उसके सही होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा। हमने पहले भी पेपर्स में बहुत बार देखा है, वन ऑफ द आ गया, काम खत्म। तो ये सही है। और फाउंडिंग मेंबर्स होंगे तभी तो इन पे क्वेश्चन बन रहा होगा ना, बहुत ही फेमस होंगी पर्सनैलिटी। अब है सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड अ चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। भाई अगर वहां पे वो डाई हुए हैं और वहां पे चर्च तो बना होगा, अगर ये फेमस हैं। अगर कोई बंदा किसी ऑर्डर का फाउंडिंग फादर है, फाउंडिंग मेंबर है, और वो फेमस पर्सनैलिटी है, तो उनकी डेथ के बाद जहां पे उनकी डेथ हुई है वहां पे चर्च बनने के चांसेस क्या हैं? ज्यादा। मतलब चर्च तो बना ही होगा। मुझे समझ ये नहीं आ रही फिर ये स्टेटमेंट दी क्यों है? मतलब ये क्या चेक कर रहे हैं इसमें कि वहां पे डाई हुए हैं या वहां पे चर्च है? और आपको मैंने एक चीज बताई थी, यूपीएससी पहले क्या बोलता है? झूठ बोलता है, फिर उस झूठ को सच करने की कोशिश करता है। पहले झूठ बोलेगा, फिर उस झूठ को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। उसने यहां पे झूठ बोला होगा कि सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा, फिर सच किया कि भाई वहां पे चर्च बना हुआ है। तो बड़ा लॉजिकल नहीं बन रहा है कि हाँ इससे ये सही है। पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं कि यूपीएससी झूठ बोल के सच बोलता है। ऐसा भी हो सकता है कि सेंट फ्रांसिस गोवा में डाई ना हुए हों, कहीं और हुए हों, पर चर्च उनका वहां पे बना हो। द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा इन ईच ईयर। मतलब उनका गोवा से कोई तो लिंक है। यहां भी गोवा बोल रहे हैं, यहां भी गोवा बोल रहे हैं, मतलब गोवा से कोई लिंक तो है। मतलब दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है। अब अगर वो फाउंडिंग मेंबर हैं और चर्च भी कहां पे है? गोवा में है, तो वहां पे उसको सेलिब्रेट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, अगर मान लो चर्च गोवा में नहीं भी है, वो वहां पे क्या हुए? डाई भी नहीं हुए,
ना वो वहां पे पैदा हुए हैं। पर गोवा का अगर आप देखेंगे वो कौन से ऑर्डर से ज्यादा लिंक है, गोवा ज्यूइश ऑर्डर से। तो अगर कोई बंदा बहुत ही फेमस है तो क्या उनके वहां के उसके फीस्ट को सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा? बड़ा लॉजिकल है ये तो ये भी लॉजिकल है। तो 1 और 3 तो पक्का सही है। तो आंसर क्या पहुंचता है? 1 3 या 1 2 3। पर आपको ये पता लग गया अगर तीनों स्टेटमेंट सेट किए हैं तो कोई ना कोई कहीं जगह तो खेम खेलने के चांसेस क्या ज्यादा हैं। और आपको लग भी रहा है यहां पे डाइड इन गोवा बड़ा ही स्पेसिफिक है। तो जब आपने तीनों स्टेटमेंट पढ़ी तो आपको समझ में आया, हाँ भाई ये फेमस पर्सनैलिटी है, जूइश ऑर्डर के होंगे, फाउंडिंग मेंबर होने के चांसेस क्या ज्यादा, बिकॉज 1 ऑफ द लिखा हुआ है। और दूसरा, इनको सेलिब्रेट, इनके फीस्ट को सेलिब्रेट करने के चांसेस भी गोवा में ज्यादा है। गोवा इनसे लिंक्ड है तो गोवा पे कुछ ना कुछ तो होगा इनका। पर यहां स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, यहां पे डाई हुए हैं, बड़ा स्पेसिफिक है। और वहां पे चर्च है, ये लॉजिक उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, वहां पे चर्च है। अगर चर्च है तो वहां सेलिब्रेशन भी होगी, और चर्च बनाया तो फाउंडिंग मेंबर भी होंगे लॉजिकली। पर डाई गोवा में ये पॉसिबल नहीं है। और हुआ भी यही कि इनकी डेथ कहीं और हुई थी, फिर आए ये यहाँ पे, इनको लेके आया गया था कहां पे, गोवा में, और वहां पे इनके लिए चर्च बनाया। तो 1 3 क्या है? सही, 2 इज इनकरेक्ट। अब इस लेवल की थिंकिंग आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं सोचना क्या पता ऐसे हुआ हो। तीनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ना तो तीनों, अब भी भाई ये तीनों स्टेटमेंट में सच भी है झूठ भी है। अब आपको डिटेक्ट करना है कि भाई कौन कौन सी चीजें लॉजिकल हैं जो सच होंगी और कौन सी झूठ है। और हमेशा स्पेसिफिक चीज गलत होती है। ये यहां पे डाई हुए, वो स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है कि उनको फीस्ट को सेलिब्रेट किया जाता है गोवा में। जहां पे डाई हुए वो स्पेसिफिक है, इसके गलत होने के चांसेस क्या ज्यादा। और यही पता लगा दोनों में से एक तो पक्का गलत है, क्योंकि ये क्या बातें कर रहे हैं, गोवा गोवा की बातें कर रहे हैं। तो दोनों में से एक गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं, दोनों सही होने के चांसेस कम है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, दैट इज 1 एंड 3। तो इस लेवल पे करना है इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया, मिताक्षरा एंड दयाभागा। अब ये क्वेश्चन स्किप करने वाला था देख के ही, मतलब आपको बताया था कि 72 सेकंड मिलते हैं आपको ये क्वेश्चन करने के लिए। इसको पढ़ेंगे ना तो आपके 2 मिनट तो चले जाएंगे और आपसे सॉल्व फिर भी नहीं होगा, और आपने किसी और क्वेश्चन का टाइम भी इसमें लगा दिया। जो आपको पता ही नहीं है मिताक्षरा और दयाभाग, तो कैसे करेंगे? पर फिर भी पढ़ लेते हैं, लॉजिक ट्राई करते हैं क्या करेंगे। स्किप कर देते हैं कि भाई मैं इतना बड़ा, मुझे जो पता ही नहीं है क्या है मिताक्षरा और दयाभाग, फिर मैं कैसे करूं। पर हम एक बार पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद देखते हैं कि स्किप करते हैं नहीं। पर हम पढ़ेंगे इस माइंडसेट से कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को पता नहीं है और बड़ा लेंदी है, बड़ा स्पेसिफिक भी लग रहा है, कैसे करें। देखिए, मिताक्षरा वाज अ सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दयाभाग वाज अ सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। तो आप बोलेंगे बात तो सही है कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिवीजन हुआ करती थी, तो क्या पता मिताक्षरा और दयाभाग क्या हूं, सिविल लॉ हूं अलग अलग दोनों के लिए। मतलब ये बोल रहे हैं कास्ट के बेसिस पे 2 लॉ हैं, कास्ट के बेसिस पे क्या है, 2 अलग अलग लॉ हैं। एक बोल रहा है इन द मिताक्षरा सिस्टम द सन्स कैन क्लेम राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर, इन दयाभाग आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। मतलब यहां पे प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि फादर से प्रॉपर्टी उसकी डेथ के बाद या उससे डेथ से लाइफ टाइम या आफ्टर डेथ प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी। यहां कास्ट की बात हो रही है, प्रॉपर्टी की। अगला, द मिताक्षरा सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर्स ओनली ऑफ अ फैमिली, whereas दयाभाग डील विद बोथ मेल एंड फीमेल। मतलब यहां पे जेंडर की बात हो रही है, मतलब यहां पे जेंडर, यहां पे कास्ट, यहां पे प्रॉपर्टी। यहां पे दिखा रहे हैं एक मेल के लिए, एक मेल फीमेल के लिए, या अपर लोअर कास्ट, यहां पे क्या है, ड्यूरिंग लाइफ टाइम और आफ्टर डेथ ऑफ अ फादर। अब आपको क्या पता क्या सही है, पर आपको इसमें देख के कुछ ऐसी फील आ रही है कि क्या पता। हम पहले नीचे जाते हैं और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देख के पता लगा तीनों तो सही नहीं है। ऑप्शन देख के पता तीनों स्टेटमेंट्स तो सही नहीं है, ऑल 3 आर नॉट करेक्ट, यहां पे है ही नहीं है। अब कास्ट सिस्टम या जो प्रॉपर्टी या जेंडर, कौन सा सही होगा मिताक्षरा में, अब ये बताना बड़ा मुश्किल है। तो इस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम कास्ट सिस्टम भी था, जेंडर्ड सोसाइटी भी थी और प्रॉपर्टी को लेके भी था। अब हम कैसे करें? दिस क्वेश्चन शुड बी स्किप्ड। आप जब पढ़ रहे होंगे पेपर में, आप छोड़ेंगे तो नहीं, पर आपको ये करना है कि ऐसा ना हो मैं इस पे बैठ के अपने 2-3 मिनट लगा दूं, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन सफर करेंगे। तो दिस शुड बी अ डॉट बॉल। आंसर इसका 2 है, ओनली 2, पर पता लगना बड़ा मुश्किल है। इट शुड बी अ डॉट बॉल, इट शुड बी अ डॉट बॉल। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन। अब आप देखिए, हिस्ट्री में डॉट बॉल बहुत आती हैं, पर आप ये समझें हिस्ट्री में डॉट बॉल अगर आपकी आ रही है पेपर में, फाइनल में भी, डरे नहीं, सभी की डॉट बॉल होती है।
ऐसे मत सोचें क्या पता बाकियों ने पढ़ा हो, ध्याभाग और मिताक्षरा जो भी है, नहीं पढ़ा किसी ने, तो जब छोड़ेंगे तो कॉन्फिडेंस से छोड़ेंगे कि एटलीस्ट शुक्र है मेरे पॉइंट 66 माइनस तो नहीं हुए सॉल्व करके। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भावभूति, हस्तिमला एंड क्षेमशव्र वर फेमस फॉर। भावभूति, हस्तिमाला एंड क्षेमशव्र वर फेमस फॉर फिलोसोफर्स, टेम्पल आर्किटेक्ट्स, प्लेराइट्स एंड जैन मॉन्क्स। अब मुझे बताओ, आपने कभी टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा हो तो वहां पे क्या आता है? नगारा, द्रविड़ा, बेसारा, कभी पढ़ा है ये? तो गलत है ये। फिलोसोफर्स, बंदों के नाम है ये। भावभूति, हस्तमिला, अब यहां वर्ड क्या है? भावभूति। व्हाट इज भाव? भाव इज द काइंड ऑफ अ वर्ड एक्सप्रेशन। भावभूति, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब समथिंग रिलेटेड टू व्हेन यू एक्सप्रेस योर इमोशंस। यहां मतलब यहां पे एक्सप्रेस करना है किसी चीज को, और व्हेन यू एक्सप्रेस समथिंग, हाउ यू एक्सप्रेस समथिंग? यू एक्सप्रेस समथिंग बाय राइटिंग समथिंग, बाय टेलिंग अ स्टोरी टू समबडी। जैन मॉन्क्स एंड फिलोसोफर्स और प्लेराइट्स, तुम्हें किस इनमें से तीनों में से कौन सी टर्म भावभूति से ज्यादा सही लग रही है? हस्तिमाला या क्षेमशव्र? अब भावभूति से हमने पेपर में रिस्क क्या लिया था, हमें समझ में आ रहा है ये एक्सप्रेशन है, और इन तीनों में से हमें सॉल्व करना था ये क्वेश्चन। हम मार के आए थे आंसर प्लेराइट्स, तो आंसर इसका क्या निकला? प्लेराइट्स, क्योंकि ये हमने भावभूति से इटिमोलॉजी या वर्ड एसोसिएशन की तरह इससे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। हमें ऐसे फील आई कि ये भावभूति किसी का नाम तो नहीं है, ना तो किसी मॉन्क का नाम लग रहा है, ना किसी फिलोसफर का नाम लग रहा है, ये तो किसी किताब का नाम या किसी भी वर्क का नाम लग रहा है। तो हमने प्लेराइट्स लगा दिया, और हमने करके भी देखा भावभूति से, तो इसका आंसर हमने क्या मार्क किया? बी। अब आप छोड़ भी सकते हैं अगर आप ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, पर हमने ऐसे लिया। दिस इज अ ऑप्शन फॉर यू कि आप इतना रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं। ये बड़ा ही एक्सट्रीम लेवल का रिस्क है। ये तब आता है जब पेपर में आप पेपर कर रहे हैं और आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आप लॉजिक की एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए हैं, तो ये भी लग जाता है फिर। तो आंसर इज बी। स्किप भी कर सकते हैं और बी भी मार्क कर सकते हैं। मॉन्टेग्यू चेल्सफॉर्म रिफॉर्म्स। अब देखें, ये क्वेश्चन जब आया था पेपर में, जब हमने किया था, हमने कैसे किया इस क्वेश्चन को देखें। द मॉन्टेग्यू चेल्सफॉर्म रिफॉर्म्स ऑफ 1919 recommended granting voting rights to all the women above 21। भाई मुझे एक चीज बता दें, all the women above 21, पहली बात तो 1919 की बात हो रही है। अभी 1935 का एक्ट भी आना है, 1947 का एक्ट भी आना है। जब तक हम बात कर रहे हैं इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था, तो वोटिंग राइट सभी को तो नहीं दिए गए थे, उनको दिए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ आपकी प्रॉपर्टी या आपका स्टेटस। ब्रिटिशर्स ने कब बोल दिया कि भाई 21 साल, ये साल तो चलो छोड़ दें, मैटर ही नहीं करता है, सारी वुमेन को कैसे दे देंगे? अगर सारी वुमेन को दे दिया मतलब सारे मेल को भी दे दिया, मतलब सभी को ही दे दिया। तो 1919 में सभी को वोटिंग राइट्स तो नहीं मिले हैं, क्योंकि 1919 में पहली बार तो इलेक्शंस आए थे, धीरे धीरे जाके दिए थे उन्होंने। और आपको यह पता है कि वुमेन को राइट्स, वोटिंग राइट्स देना सभी को, तो मतलब मेल को भी दिए होंगे। तो 1919 में सभी को राइट्स तो नहीं मिले हैं, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट तो ऑल द वुमेन, तो वहीं पे आपने गलत कर दिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। हां, यह पता है आपको कि 1909 से स्टार्ट हो गया था यह सिलसिला, 1919 में भी चला रिजर्व सीट्स का और 35 में भी चला, और वुमेन को 35 में जाके हमने रिजर्व सीट देनी स्टार्ट की। तो ये तो सही है, तो आंसर इज बी। तो ये तो आप पढ़ते होते हैं फैक्चुअल, जब आप पढ़ते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट या रिजर्व सीट्स, तो बी वाला पता है, और वन वाला लॉजिकली गलत है कि सारी वुमेन को राइट्स कैसे दे दोगे। एज तो छोड़ दो अबव 21, वो तो 21 तो हमारी भी थी, बाद में हमने 18 की है, पर एज तो चलो मैटर ही नहीं करती। वुमेन राइट्स तो बात 1919 में कैसे दे देंगे? ब्रिटिशर्स ने अभी रूल करना है ना, सभी को तो ना वोटिंग राइट दे देंगे। 1935 के एक्ट हुआ, उसके बाद 37 के इलेक्शन आए, तब भी सभी को नहीं दिया था, तब भी कुछ ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो यहां पे अगर आप ब्रिटिशर्स के बारे में सोच के सॉल्व करते हैं तो समझ जाते हैं कि सभी को तो वो नहीं देंगे,
सारे इंडियंस को नहीं देंगे, सभी वुमेन को देने का मतलब क्या है, सभी मैन को भी दिया होगा क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आंसर आप बी आंसर मार्क करोगे। नेक्स्ट देखें, विद रेफरेंस टू 8 अगस्त, आप पढ़ते ना अगस्त रेवोल्यूशन, तो पढ़ते होते हैं अगस्त रेवोल्यूशन 1942 में आई थी क्विट इंडिया मूवमेंट। अगस्त रेवोल्यूशन में ईयर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त। तो द क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय AICC, आंसर इज ए। बाकी आप देख लें, द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन 7 प्रोविंसेस, द वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस, Cripps proposed an Indian union with full dominion status, and once the Second World War was over. Cripps मिशन इसके बाद आया था, पर आपको ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जैक्ट डेट तो आप हिस्ट्री में याद करते हैं। कुछ डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्वदेशी मूवमेंट कब हुई थी, हमने देखा ना क्वेश्चन भी आया था, स्वदेशी मूवमेंट पे हमने नेशनल हैंडलूम डे भी बनाया था, तो वो भी डेट इंपॉर्टेंट है। तो कुछ डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वैसे ही स्वदेशी मूवमेंट, और जब कौन हुए थे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स मर्ज हुए थे, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो रॉयल टैक्स सत्याग्रह हो, उसकी डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ईयर्स हम याद करते हैं, ये बच्चों को पता भी होगा, सिंपली नॉलेज के बेस पे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ए, इतना तो आपको पता होना चाहिए जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन। अब आता है तो आता है सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, अब मतलब भाई कोई बंदा जिसने प्रिजन से सॉन्ग लिखे हैं। अब तिलक भी गए थे प्रिजन में, नेहरू जी भी गए थे, गांधी जी भी गए थे, सरोजनी नायडू भी गई होंगी, अब सब प्रिजन में गए हैं, तो कैसे करेंगे माँ के सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन। बड़ा मुश्किल है ये टिक करना। अगर आपको लग रहा होगा नहीं तिलक ही ऐसा काम करते हैं कि उन्होंने लिटरेचर बहुत लिखा है, तो क्या गांधी जी ने लिखा है, नेहरू जी ने नहीं लिखा है? बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, नेहरू जी ने अपनी बुक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में रह के, तो किसने रह के ये लिखी है, तो बड़ा मुश्किल है। तो ये क्वेश्चन भी स्किप करने वाला था, टोटली स्किप करने वाला था। तो इसका जो यूपी ने आंसर दिया है, अगर आप पंगे लेके आते, तिलक लगा के आते, तो हमने तो तिलक लगाया था, पता नहीं क्यों पेपर में लग रहा था तिलक ही जेल से ज़्यादा एसोसिएटेड है और वही लिटरेचर पे ज़्यादा काम करते थे, पर इसका आंसर सी है। तो ऐसे रिस्क ना लें, दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी स्किप्ड। ऐसे क्वेश्चन में -0.66 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल फैक्चुअल है ना आप उसके झूठ को पकड़ने के लिए उसने कुछ बोला है। जब भाई आप चोर ने, एक्यूज ने कुछ बोला ही नहीं, तो फिर डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है ना। तो जितनी बड़ी स्टेटमेंट्स होती हैं उतने चांसेस हैं कि आप लाई को डिटेक्ट कर लोगे कि उसने बीच में कहीं ना कहीं झूठ पकड़ा जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड में झूठ पकड़ना बड़ा मुश्किल है, तो ये क्वेश्चन स्किप करने होते हैं, पर ये बंदा करता है क्योंकि टेम्पटेशन होती है, जो हमने आपको बताया था। और आपको ये भी बताया था कि आजकल जो एग्जाम है क्योंकि कट ऑफ जाती है 90 के अराउंड, तो यहां पे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, बिकॉज नेगेटिव से भी आप बच्चे को प्री क्लियर नहीं हो पाते। अब आता है नेक्स्ट, स्किप करना था क्वेश्चन, देख रहे हैं कितने क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं। 44 भी स्किप करने लायक है, उससे पहले हमने देखा ये वाला भी स्किप करने वाला था, उसके बाद ये भी स्किप कर सकते थे आप, ये भी बच्चे स्किप करके आए होंगे। पर हम लॉजिक के बेसिस पे देखें तो बच्चों ने 39, 40, 41 और 44 ये स्किप किए होंगे, पर करना अकेला स्किप कौन सा था? 44। हाँ 44, और ये कौन सा स्किप करना था? 40। पर 39 और 41 तो करने वाले थे। तो ऐसे नहीं है कि सारे स्किप कर देने हैं, जो करने हैं वो डिटेक्ट करने बड़े मुश्किल है, क्योंकि यहां पे झूठ पकड़ना आसान था तो हमने किया, यहां पे वर्ड एसोसिएशन या एटिमोलॉजी लग रही थी तो करना आसान था। 5 में से 3 छोड़ने हैं, 2 नहीं छोड़ने थे। अगर आपने 5 में से 5 छोड़ दिए और लेट्स सपोज आपने ये सॉल्व नहीं किए, वो तीनों कर दिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि कौन से करने थे कौन से नहीं। जिसने पेपर दिया था जाके देखो कि क्या मैंने ये तो नहीं सॉल्व किया था और मैंने ये छोड़ दिया था। इसका मतलब आप अभी क्वेश्चन डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो कौन से छोड़ने कौन से करने हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट कला है, क्योंकि जब आप सही छोड़ेंगे तभी तो बचेंगे, और जो करने वाले अगर वो छोड़ दिए तो फिर बर्बाद हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस अबाउट दिस। परगना, सरकार, सूबा। अब मुझे बताएं सूबा क्या होता है भाई? आज भी हम सूबा किसको बोलते हैं? बोलते हैं पंजाब सूबा। तो सूबा स्टेट होती है, और आप एक पढ़ते हैं परगना, पढ़ते हैं वेस्ट बंगाल में 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, मतलब 24 परगना। अब वो पक्का स्टेट से छोटा है, तो सूबा अगर स्टेट है तो परगना सूबा से छोटा है। तो ये तो आपने ये मुझे असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि यहां से जाते हुए बड़ा बताएं,
तो सूबा इधर आएगा, परगना इधर आएगा, तो ये तो गया सूबा परगना। कौन से बचे? 3 बचे। अब सूबा क्योंकि सबसे बड़ा है तो सूबा बीच में नहीं आ सकता है, क्योंकि पूछा क्या है, मिडिवल हिस्ट्री में पूछा है, और सूबा लास्ट में आएगा, तो ये दोनों बचे हैं। और परगना क्या होता है? अब परगना और सूबा या सरकार, परगना, सूबा, ये तीनों दोनों में डाउट है। तो आप एटलीस्ट ए और बी में तो पहुंचते लॉजिक के बेसिस पे, नॉलेज के बेस पे, नहीं तो। पर हम पढ़ते हैं ये पहले आती है परगना, जो बहुत ही लो लेवल की स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है। लो लेवल मतलब अगर हम क्लासिफिकेशन करें, टॉप पे सूबा, बिल्कुल नीचे क्या होती है? परगना, उसके ऊपर क्या आते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स। तो परगना सबसे नीचे आनी चाहिए थी, परगना, सरकार और सूबा। आंसर शुड बी ए। ये आप इसमें थोड़ा बहुत नॉलेज लगता है आपका कि पढ़ते होते हैं परगना, सरकार और सूबा, ये होता है ऑर्डर। सूबा सबसे बड़ा होना चाहिए था, इनमें डाउट आ सकता था, पर आपको पता चाहिए परगना क्या है? डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा है, और डिस्ट्रिक्ट छोटा क्या होता है? जो सब डिस्ट्रिक्ट होते हैं। और सरकार आपको बड़ा लग रहा होगा, सब डिस्ट्रिक्ट से तो बड़ा ही होगा। तो परगना, सरकार, सूबा, थोड़ी बहुत नॉलेज लगेगी इसमें, और थोड़ी बहुत आपका लॉजिक लगेगा। लॉजिक के बेस पे आप ए बी पे पहुंच पाओगे, नॉलेज के बेस पे आप एग्जैक्टली ए मार्क कर दोगे। बट एटलीस्ट इसमें आप ए और बी में तो पहुंच पाते हैं। आपके जो आज अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, तो आप सुनते रहते हैं, तो उससे आ जाता। और आपको अगर थोड़ा सा ये पता होता कि 24 परगना है जो वेस्ट बंगाल में, वो सबसे ऊपर क्या है? सूबा, वेस्ट बंगाल की स्टेट, उसके बिल्कुल लो लेवल पे क्या आ रहा है? 24 परगना। लो, सबसे लो नहीं तो एटलीस्ट नीचे लेवल पे, तो सरकार उससे ऊपर ही होगी। सरकार आप उसको नहीं बोलोगे, किसको? विलेजेस को, तो कुछ ऊपर वाली बॉडी ही होगी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट के बीच में, डिस्ट्रिक्ट से ऊपर बड़ी हो, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच की हो, कुछ भी हो सकता है वो। पर एटलीस्ट ये पता होता कि परगना हम नीचे रखेंगे। अगर लिखें 46, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद एज अ सेक्रेटरी विद द हिंदू फीमेल स्कूल which later became as Bethune फीमेल स्कूल। अब आपको पता है कि भाई इसकी जो पर्सनैलिटी है वो कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बहुत पढ़ते हैं कि उन्होंने कौन से स्कूल में काम किया, स्कूल में हेल्प की थी बनाने में, कौन सा कॉलेज उनके साथ एसोसिएटेड है। इनके साथ कौन सा था? बेथुन फीमेल स्कूल, दैट इज हिंदू फीमेल स्कूल। बड़ा कॉमन पढ़ते हैं हिस्ट्री में, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। बड़ा आसान था क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो सिक्सर्स हैं। अगर ये मिस कर रहे हैं फिर आप मतलब बेसिक्स भी नहीं पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के। अगला है 47, ये भी बड़ा सिंपल है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, आप पढ़ते होते हैं कि नवाज खान, प्रेम कुमार एंड सैगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों, जो तीनों अलग अलग क्या हैं? कम्युनिटीज के लोग थे। जब क्या हुए थे? INA ट्रायल्स, उसमें इनका नाम था, इनको बचाने के लिए कमेटी भी बैठी थी, उनमें नेहरू जी भी थे, ये सब पढ़ते होते हैं। तो देवर ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, काम ही खत्म। ये भी बड़ा फैक्चुअल है। तो 47 और 46 बिल्कुल सिक्सर हैं, आराम से 4 नंबर आ रहे हैं आपके, इनमें गलती नहीं करनी। अगर ये गलत कर रहे हैं सर, फिर बड़ा मुश्किल है। यूपीएससी में आपको बताया कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं 15, 20, 25, डिपेंड करता है पेपर कैसा है। एवरेज मान लेते हैं 20 क्वेश्चन, इससे आते हैं 40 नंबर। अगर ये आप गलत कर रहे हैं फिर तो बड़ा मुश्किल काम है सर, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस जो बचते हैं 80 क्वेश्चन, उसमें तो आप प्रोबेबिलिटी लगा के आते हैं, और जहां पे तुम श्योर होना चाहिए तुम्हें, अगर वहां पे भी प्रोबेबिलिटी लग रही है तो मतलब गेम से बाहर हो, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। जो सिक्सर्स क्वेश्चन है वो मिस नहीं करने हैं। तो आपको पहले बताया था पॉलिटी और इकोनॉमी है, मान लो पॉलिटी इकोनॉमी में सिंपल क्वेश्चन है, वो गलत कर दिए तो आप गेम से वैसे ही बाहर हैं। फिर बाकी क्वेश्चन आप सही भी कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज वहां पे प्रोबेबिलिटी है। अगर 5 सही कर रहे होंगे तो 5 गलत भी हो रहे होंगे, क्योंकि वहां पे तो प्रोबेबिलिटी चलती है, वहां पे लॉजिक के बेस पे आप उधर पहुंचने की कोशिश करते हो। तो आपका बेस पहले क्लियर होना चाहिए कि हाँ एटलीस्ट आपके 40-45 मार्क्स तो आ रहे हो, कहां से? पॉलिटी और इकोनॉमी से, या जो बे सिक्सर क्वेश्चन है, चाहे वो हिस्ट्री में भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंट में भी हो सकते हैं, साइंस में भी हो सकते हैं, पर होंगे वो सिक्सर क्वेश्चन। तो अगर आप पॉलिटी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है तो आप इस साइड पहुंच जाते हैं कि आपके 30 क्वेश्चन सही हो जाते हैं पूरे पेपर में, जो पक्का शॉर्ट होते हैं, तो आप 60 पे पहुंच जाते हो। और बाकी पेपर में जो 70 क्वेश्चन होते हैं, आप 10 छोड़ देते हो, 60 बचते हैं, उसमें से 30 सही हो जाते हैं, 30 गलत हो जाते हैं, या फिर क्या कर देते हो आप, इस 30 में 35 सही हो जाते हैं और 25 गलत हो जाते हैं, यही पहुंच पाते हो मैक्सिमम। और बाकी अगर 65 सही हो जाते हैं और 25 गलत हो जाते हैं, 130 मार्क्स यहाँ से आ जाते हैं, और कट के 16 यहाँ से चले जाते हैं, तो कितना बन जाते हैं आपके? 114 नंबर। अब 114 नंबर बन जाते हैं, और यूपीएससी में पता ही है कुछ अपना भी गेम खेलती है, 4-5 नंबर कम ही आते होते हैं, तो 110 के आसपास आपके नंबर आ जाते हैं फाइनल मार्कशीट में। तो ये ऐसा ही है तरीका। अगर आप इस 30 में भी नहीं कर पा रहे हैं, 60 नहीं ले पा रहे हैं, अगर यहीं आपके 40 नंबर आ गए,
फिर वहां पे 60 लेने की पॉसिबिलिटी नहीं है, वो तो किस्मत की बात होगी फिर। तभी अगर पक्का क्लियर करना है तो जो सिक्सर क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए, ये स्ट्रेटेजी बना के चलें। और सिक्सर क्वेश्चन क्या होते हैं? जो आने ही चाहिए, मतलब जो चीज आपकी किताब में लिखी है और बड़ी सिंपल है और एक्सपेक्टेड है कि आपको पता हो कि हाँ 8 अगस्त 1900 जो हमने पढ़ा कि क्विट इंडिया मूवमेंट होती है, वो पता होनी चाहिए डेट। ये जो हम अभी अभी पढ़े आईएनए ट्रायल्स में, जो प्रेम कुमार, जो सहगल हैं, जो हमारे नवाज खान है, गुरबख्श सिंह ढिल्लों हैं, ये पता होना चाहिए, या फिर हिंदू फीमेल स्कूल, ये सिक्सर क्वेश्चंस हैं। अब दिखाते हैं कौन से सिक्सर्स नहीं होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये सिक्सर नहीं है 48। अब ये नहीं पता होता है तो इन क्वेश्चंस में आप श्योर शॉट नहीं है, ये वो 30 क्वेश्चन नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है। ये ट्राई करना है कि हम अपना लॉजिक अप्लाई करके उस साइड मूव करें कि चांसेस क्या हो जाए इसके सही होने के, ज्यादा हो जाए। पर देखें, द निजामत ऑफ अरकोट emerged आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, द मैसूर किंगडम emerged आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्युपाइड बाय अहमद शाह दुरानी। पूरा फैक्चुअल है। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता तो ये भी स्किप कैटेगरी में जाएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं। हाँ, अगर मान लो आप इसको आपने कोई लॉजिक लगाया, ये सही हो गया, पर ये आपका गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया था। कौन सा? ये वाला, जो ये था स्कूल वाला है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। फिर आपकी तैयारी सही नहीं है। जो सही होने चाहिए थे वो गलत हो गए, जिसके चांसेस गलत होने के थे वो आपका सही हो गया। इसमें खुश नहीं होना है आपको कि भाई मैं टफ वाला सही कर दिया। वो तो भाई हमने प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे किया, और प्रोबेबिलिटी यही बोलती है अगर आप 60 क्वेश्चन ऐसे करेंगे, 35 सही होंगे, 25 गलत होंगे, और मैक्सिमम ये 40 पहुंच जाएगा, 20 पहुंच जाएगा। वो किस्मत की बात है। पर अगर हम एवरेज बात करें मैथमेटिक्स की तो 35-25 है, या 30-30 है। अगर सिंपल मैथ्स की बात करें, अगर आप 50-50 पे भी पहुंचते हैं या लॉजिक भी लगाते हैं, उसके चांसेस 30-30 हैं, 35-25 है। तो वो तो रिस्की है। अगर वहां पे कुछ सही हो रहे हैं तो कुछ गलत भी हो रहे होंगे। तो आप इंडिविजुअल क्वेश्चन ना देखें कि मेरा ये सही हो गया, वो गलत हो गया, तो मेरी हिस्ट्री स्ट्रांग है। नहीं, ये सही होना चाहिए था, वो गलत हो जाता तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो तो मैथ्स है 30 और 30 वाली गेम। तो इसलिए पेपर टफ है। इसलिए वो नीट का पेपर नहीं है कि आपके नंबर पूरे से पूरे आ रहे हैं, क्योंकि ये गेम ही ऐसी है कि 30 आएंगे जो आप कर पाएंगे सिंपल से सिक्सर्स, वो कर लें। अगर वहां पर भी गलतियां कर रहे हैं, गेम से बाहर हैं, फिर तो आप इस पर डिपेंड रह गए। तो अपनी प्रिपरेशन को ऐसे जज करें, ना कि ऐसे जज करें कि मेरे नेट कितने सही हैं। फिर देखें कौन से सही होने चाहिए थे, वो गलत कितने हैं, और कहां पे 50-50 के चांसेस थे, और वहां पे मेरे कितने सही हुए हैं, क्या मेरा लॉजिक वहां पे सही है कि नहीं है। मान लो 60-60 में आपके यहां पे 40 गलत हो रहे हैं, 20 सही हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो आपने 30 सही करने थे, मान लो आपके वो सही हो रहे हैं, तो आपका प्रॉब्लम क्या है कि आपका लॉजिक अभी सही नहीं है। इसको आपको इधर लेके जाना है। कितने क्वेश्चंस को? 15 क्वेश्चंस को। वही काम ये दम सीरीज कर रही है। ये तो आपको आनी चाहिए कौन से 30। अगर ये भी नहीं आ रहे, फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो ये गेम क्या रिस्की है। ये तो रिस्क टेकिंग है ना भाई, इस पे डिपेंड नहीं रह सकते आप कट ऑफ के लिए। ये आपका डिसाइड कर रहे हैं कट ऑफ, और ये भी करना जरूरी है, बिकॉज अगर ये कर लिया और ये ना किया तो भी बाहर हो जाएंगे। तो दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। पर इसके बेसिस पे कि हाँ मेरा 50-50 वाला सही हो गया, तो वो तो भाई लॉजिक के बेस पे सही हुआ है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे सही हुआ है, ये आपकी एग्जैक्ट नॉलेज के बेस पे सही हुआ है। तो इसको तो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसी को स्ट्रॉन्ग करने के बाद फिर आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाता है। अगर इसी पे डिपेंड रहे, बच्चे सोचते हैं कि हम ये स्ट्रॉन्ग ना करें अपना 30 वाला, और ये दम सीरीज है, कोई भी बंदा और ऐसे चलाता है एलिमिनेशन ट्रिक्स, उसके बेस पे निकाल दें, प्री नहीं निकलने वाला है। इसका मतलब क्या है? अगर आपका ये पार्ट वीक है, इसका मतलब सिंपल ये होता है कि आपका लिमिटेड नॉलेज भी लिमिटेड नहीं है, अभी वो भी वीक है। तो जो हम ये अप्लाई कर रहे हैं, ये भी नॉलेज के बेस पे कर रहे हैं। इसमें नॉलेज का एक्सट्रापोलेशन है, नॉलेज का हम यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे लॉजिक बन रहा है। लिमिटेड नॉलेज को हम लॉजिक के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर यही वीक है आपका, तो ये भी वीक रहेगा हमेशा। तो ये हमेशा 40 गलत होंगे, और वहां पे आपके 20 सही हो रहे हैं। अगर वहां पे 20 सही हो रहे हैं और यहां पे आपका ये भी वीक है, यहां कितने सही होंगे आपके? 20 होंगे। तो फिर 40 सही होते हैं, और कितने गलत हो जाते हैं? 10 वहां से गलत हो गए, 40 यहां से गलत हो गए। फिर नंबर आते हैं 40 सही और 50 गलत। तो फिर इसलिए नंबर आते होते हैं 80, और यहां पे माइनस करते हो तो बन जाते हैं आपके 65-70 नंबर, 60-65 नंबर। यहां जाके इसको एनालाइज करें, आपकी तैयारी में ये फ्लॉ तो नहीं है। तो मैं दम सीरीज का तभी इंपॉर्टेंस है जब लिमिटेड नॉलेज हो। ये पहली क्लास से बोल रहा हूं। और लिमिटेड नॉलेज मतलब आपकी जो 30 क्वेश्चन सिक्सर्स हैं वो तो सही होने चाहिए। बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं। पॉलिटिक्स में 15 क्वेश्चन आए, 7 गलत 8 सही, आप गेम से बाहर हो गए भाई। मतलब नॉलेज बेसिस क्या है? लिमिटेड नॉलेज भी सही नहीं है, और जो लॉजिक लगते हैं वो लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे लगते हैं। तो वो तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इसका जो मस्ट नेसेसिटी चीज है वो क्या है? लिमिटेड नॉलेज। वो बड़ी होनी चाहिए। और लिमिटेड नॉलेज कौन सी एरियाज में? बड़े कोर कंसेप्ट्स में।
फर्स्ट प्रिंसिपल्स आपके क्लियर होने चाहिए, तो फिर एग्जाम आपके कोई नहीं रोक सकता है। तो प्री को क्लियर करने का एक ही तरीका है, अगर आपके फर्स्ट प्रिंसिपल स्ट्रांग हैं और आपने यूपीएससी का माइंडसेट को डिकोड कर लिया, आपका प्री क्लियर है। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल्स वीक हैं, आपको पता ही नहीं है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में क्या डिफरेंस है, फिर आपको कोई भाई फिर जितना मर्जी दिमाग लगा लें, फिर आप पेपर में जा रहे हैं बिल्कुल क्या करके, रैंडम तरीके से, वो फिर आपका कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है, वो रैंडम रिस्क है, उससे कभी पेपर क्लियर होने वाला नहीं है। इतना आसान प्री का एग्जाम नहीं है। तो लिमिटेड नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। आई होप ये चीज आप जाके घर पे एनालाइज भी करेंगे कि मेरी जो वीकनेस है वो कहां पे है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपको पता हो कि ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज क्या है, वो तो आनी ही चाहिए। अगर वो नहीं आ रही और ये अप्लाई कर रहे हैं, फिर कोई काम नहीं बनेगा। मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क्स हैं वो पता होने चाहिए। एलिफेंट की पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में ज्यादा है, कहां टाइगर की ज्यादा है, ये पता होनी चाहिए। ये तो बड़े फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं। एस जो होती है ओशन एसिडिफिकेशन, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए कैसे होती है। अगर ये तैयार नहीं है तो फिर बाकी क्वेश्चन तो उसका एप्लीकेशन पार्ट है ना, तो वो कैसे सॉल्व हो जाएंगे फिर। आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि जो मैं बोल रहा हूं। तो बी वेरी ऑब्जेक्टिव कि भाई मैं ये बोल दूं कि दम सीरीज के बेसिस पे आपका प्री क्लियर हो जाएगा, वो होगा प्रोवाइडेड आपके पास लिमिटेड नॉलेज तो हो। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड एक्स्ट्रा एज सीरीज। उसमें हमने पॉलिटी कवर की है, मैपिंग कवर की है, अब ज्योग्राफी कर रहे हैं, उसको हिस्ट्री भी करेंगे। तो अगर वीक है तो उनको देखें और अपनी लिमिटेड नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें। और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स तो किंग रहते हैं हमेशा, अगर प्री निकालना है तो। आया समझ में? अब देखें इसमें नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर जो हम ऊपर कर रहे थे, ये वाला 48। तो इसको नॉलेज के बेस पे करेंगे, अगर नॉलेज नहीं है तो इसको क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। तो जो इसका यूपीएससी ने आंसर दिया है वो आपको बता देते हैं, पर आपको ये पता लग गया है कि मैं विजयनगर अंपायर तो बार बार करूंगा। कितनी देखो, इस बार इसी पेपर में विजयनगर अंपायर आपको 2 बार दिख गया है। अभी पहले दिखा था, अभी अब दिख गया है। अगर अब भी आप विजयनगर अंपायर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तो क्या है, आप में प्रॉब्लम है ना सर। तो यूपीएससी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, क्योंकि उसने बता दिया कि मेरे को ये टॉपिक पसंद है और आप कह रहे हो मैं नहीं पढ़ूंगा, फिर तो वो तो गलत बात है ना। तो द आंसर इज ओनली 2, बी इज द आंसर। कि मैसूर किंगडम यहां से आया था, दीज 2 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, दैट इज बी। निजाम ऑफ ऑर्कुट वहां से नहीं आई थी, ये अपनी इंडिपेंडेंट थी। रोहिलखंड किंगडम वाज ऑक्यूपाइड बाय, दिस नेम इज रॉन्ग। तो ये आंसर इज बी, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर अदरवाइज स्किप कर देते, इसमें कोई दिक्कत नहीं स्किप करने में। 49, जब ये क्वेश्चन आया हम बताते हैं क्वेश्चन हमने कैसे किया। दम सीरीज में हमने एक चीज बात की थी, अजंता केव्स वगोरा रिवर की जॉर्ज पे हैं, सांची स्तूप चंबल रिवर, पांडुलिना केव्स नर्मदा रिवर, अमरावती स्तूप गोदावरी रिवर। अब मुझे बताओ, यहां पे चंबल रिवर सुनते हैं आप, नर्मदा रिवर सुनते हैं आप, गोदावरी रिवर सुनते हैं आप। अब मुझे बताओ, अगर अजंता केव्स वगोरा रिवर पे ना होती, मान लो ये वगोरा रिवर पे हैं, ये मानते हैं कहां पे है, वगोरा रिवर पे है, ये मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। अगर एग्जामिनर को ये स्टेटमेंट गलत करनी होती तो क्या लिखता है यहां पे, अजंता रिवर कहां, अजंता केव्स कहां पे है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से कौन सी रिवर जाती है, मान लो यहां पे क्या लिख देते हैं, नर्मदा रिवर, मान लो ये लिख देते नर्मदा रिवर, या कॉमन सा नाम और लिख देते, बहुत सारी रिवर जाती हैं। तो फिर ये वघोरा रिवर आया क्यों याद में? अगर ये गलत करने के लिए लिखा होता तो आपको बताया था, जो रिवर गलत, जो स्टेटमेंट गलत करनी होती है वो बड़े कॉमन नाम से करता है। ये सारी स्टेटमेंट गलत हैं, नाम भी क्या है, कॉमन रिवर नेम है, गोदावरी, चंबल और नर्मदा, क्योंकि ये सही है। क्योंकि अगर गलत होता तो ऐसा नाम ना आता। दिस इज वन इज कॉल्ड एज ऑड वन आउट। मैंने इसको बोलता हूं ऑड वन आउट। दिस इज द इंपॉर्टेंट लर्निंग, ये आपको कभी, ये कभी गलत नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 49 का आंसर क्या है, ए। अगला देखें 50 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको अब ये भी पता लग रहा होगा कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, कौन से छोड़ने वाले हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, 21 फरवरी इज डिक्लेयर्ड टू बी, 21 फरवरी इज डिक्लेयर्ड टू बी एन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ, बाय यूनिसेफ। 21 February is declared to be the International Mother Language Day by UNICEF। भाई लैंग्वेज डे है, मदर लैंग्वेज डे। मान लेते हैं, क्या पता ये फैक्ट गलत हो, 21 फेब ना हो, और यहां ये बॉडी गलत हो, यूनिसेफ, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है भाई, आगे देखा हमने, द डिमांड ऑफ दैट बंगला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज रेज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अब मुझे एक चीज बताएं, पाकिस्तान से बांग्लादेश बना
और वो बना किसके बेसिस पे था कि वहां पे उन पे उर्दू लैंग्वेज इंपोज की जा रही थी, और उनकी अपनी लैंग्वेज क्या थी, नेटिव बांग्ला, और वो है भी क्या, वेस्ट बंगाल से ही बाइफर्केशन हुआ था उसका। तो क्या पाकिस्तान में जब असेंबली बैठी होगी तो वहां दोनों लोग होंगे, जो पाकिस्तान की जो उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन भी वहां पे रिप्रेजेंट कर रही होगी और बांग्ला वाले भी कर रहे होंगे। तो क्या किसी एक बंदे ने ये नहीं बोला होगा कि बांग्ला लैंग्वेज को भी क्या बनाओ, वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए? बड़ा लॉजिकल नहीं है ये? जब इंडिया में डिबेट्स हो रही थी तो तभी डिबेट हुई थी ना कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना है, इंग्लिश को, या किसको? तो हर हर किसी ना किसी इंसान ने डिफरेंट लैंग्वेजेस को प्रपोज किया होगा, जो उनके अपने क्या होंगे, रीजनल लैंग्वेजेस होंगी। तो ये चीज बड़ी लॉजिकल सी नहीं है, बड़ी लॉजिकल सी है। इसने ये बोला कि उसकी डिमांड को एक्सेप्ट किया, उसने बोला किसी ना किसी ने किसी नाम लिया किसी बंदे का, किसी ने ऐसा किया होगा। हाँ, किया हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल चीज है ना ये। जब नेशन की असेंबली बैठी है और डिसाइड कर रहे हैं अपने आने वाले फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान को, तो ये बातें तो डिबेट तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में की गई होंगी। बात करने से कौन रोक सकता है? मानना ना मानना फिर वो होता है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो बड़ी जेनरिक होती हैं, सही होती हैं, यहां पे कोई भी फैक्ट नहीं है। इंसान जैसे रिएक्ट करता है, बस वो पूछ रहे हैं कि ऐसे इंसान ने रिएक्ट किया होगा, बिल्कुल किया होगा। अब आता है दूसरा सही है तो ये तो गलत हो गई। अब पहला सही है कि नहीं है, मुझे बताएं, दो फैक्ट हैं, मैं इसको सही करूं या ना करूं? अंदर से आवाज आ रही होगी भाई दो फैक्ट हैं, गेम तो खेली होगी, क्योंकि पहली स्टेटमेंट अगर बड़ी ही जेनरिक है तो पहली स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक के गलत होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा। मतलब एग्जामिनर के पास दो स्टेटमेंट हैं, अगर उसने किसी में गेम खेली है तो फर्स्ट में खेल लिया। और दूसरा ये सोचें, लैंग्वेज की बात को यूनिसेफ क्यों डील करेगा, ये चिल्ड्रन वाली बॉडी है। मदर लैंग्वेज की बात होती है तो मदर लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज कल्चर थिंग इज डन बाय यूनेस्को। जो यूनेस्को है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये बात करता है कल्चर की। यूनिसेफ तो चिल्ड्रन वाली बॉडी है, मदर लैंग्वेज की बात ये क्यों करेगा? इसलिए सुना कि वो मदर है या चाइल्ड है इसलिए लिंक कर लिया। भाई मदर लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब कल्चर, कल्चर शुड बी डन बाय यूनेस्को। वाई यूनिसेफ? ये चिल्ड्रन की बात करता है, उनकी हेल्थ को लेके, उनकी प्रोटेक्शन को लेके। तो आंसर क्या है इसका? बी। तो ऐसे पहुंचना था इस पे, आंसर है भी, यूपीएससी ने भी इसका आंसर क्या दिया है? बी दिया है। दिस इज कॉल्ड एज लॉजिकल थ्योरी। ऐसे अप्लाई करके ही आप पहुंच पाएंगे इस पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51, क्वेश्चन नंबर 51। अब हिस्ट्री चलेगी, चलो बच गए। हिस्ट्री जैसे जाती है थोड़ा बहुत शांति आती है कि भाई शुगर है हिस्ट्री गई। अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे करना है, ये मैं इनको इसकी टेक्निक बताता हूं कैसे करना है। हाउ इज पर्मा कल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग? भाई नाम है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग, मतलब ये है जिसपे केमिकल्स यूज करते हैं। मतलब जो आज हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं वो कौन सी है? कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग, CCF, वर्सेस कौन सी है? पर्मा कल्चर फार्मिंग। अब पर्मा कल्चर फार्मिंग जो है, अब आपको पता लग गया है ये ट्रेडिशनल फार्मिंग है, इसके नेगेटिव चीजें होंगी, तभी कौन सी चीज आई होगी? पर्मा कल्चर फार्मिंग। मतलब अगर इसको कंपेयर कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल फार्मिंग है, ये उसकी इंप्रूवमेंट वाली चीज है कोई। मतलब पर्मा कल्चर फार्मिंग कैसे डिफरेंट है कन्वेंशनल से? मतलब यहां वर्ड में क्या छिपा है, कहने की भावना क्या है? ये हम आज इसके नेगेटिव है, उसके ऊपर हम क्या लेके आए हैं? कुछ पॉजिटिव चीज लेके आए हैं। अब वो पूछ रहे हैं क्या है पर्मा कल्चर फार्मिंग। आपको पता भी नहीं है भाई क्या है ये, पर इतना तो पता लग गया कि केमिकल कन्वेंशनल फार्मिंग से अलग है, और कन्वेंशनल जो केमिकल फार्मिंग अगर इसके नेगेटिव्स हैं तो इसके क्या होंगे? कुछ पॉजिटिव्स होंगे। अब पर्मा कल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रीडोमिनेंट। भाई आज जो हम फार्मिंग करते हैं उसमें मोनोकल्चर होती है ना, और एक ही क्रॉप उगाएंगे तो फिर सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि एक ही क्रॉप को यूज करेंगे, एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट्स सॉइल के यूज करेंगे, सॉइल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तभी ये बोलते होते हैं ना कि मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस ना करें, सॉइल पे डिफरेंट क्रॉप्स को उगाएं। तो पर्माकल्चर में अगर ये पॉजिटिव चीज है तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो पर्माकल्चर अगर पॉजिटिव चीज है तो उसमें मोनोकल्चर होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स डिस्करेज कर दिया जाएगा उसमें, जो कि कहां पे हो रहा है? कन्वेंशनल फार्मिंग है। तो स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। कन्वेंशनल फार्मिंग या केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी, बिल्कुल सही बात है। जब आप कन्वेंशनल फार्मिंग करेंगे, केमिकल्स यूज करेंगे, तो वाटर का ज्यादा यूज करेंगे, तो वाटर क्या हो जाता है? वाटर का ज्यादा यूज करते हैं तो सॉइल क्या हो जाती है? सेलाइन हो जाती है। बट द कंकरेंस ऑफ सच फिनोमिना इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन पर्माकल्चर, बिल्कुल वहां पे ऐसा नहीं हो रहा, तभी ये पॉजिटिव चीज है, ये नेगेटिव चीज है। तो नेगेटिव चीज के बारे में नेगेटिव एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव चीज के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, तो ये भी क्या हो गया? सही। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजिली पॉसिबल इन सेमी एरिड,
भाई कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में तो सेमी एरिड रीजन में हो ही नहीं पाता ना। अगर ये सेमी एरिड में हो पाता फिर तो काम ही खत्म हो जाता। इजिली पॉसिबल नहीं है वहां पे वो। बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजिली पॉसिबल इन सच रीजन। तो ये उल्टा कर दी स्टेटमेंट, इंटरचेंज कर दी, साफ साफ दिख रहा है वो कह रहे हैं नेगेटिव चीज है वो पॉजिटिव दे रही है और पॉजिटिव चीज नेगेटिव दे रही है। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? अगर कन्वेंशनल फार्मिंग में सेमी एरिड में करनी क्या होती, इजी होती, तो फिर काम ही खत्म हो गया था, फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारी सॉइल खराब हो रही है, सॉइल क्या हो रही है, सेमी एरिड हो रही है। जहां पे सेमी डेजर्ट्स बन रहे हैं वहां पे भी क्या करेंगे हम, कन्वेंशनल फार्मिंग की बात कर लेंगे। भाई तभी तो हम बात कर रहे हैं कहां जाओ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, तभी बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग की। इसलिए बात करते हैं ना कि वो चीजें जो कन्वेंशनल फार्मिंग है वो डिग्रेडेड लैंड पे करनी क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल इंटरचेंज कर दिया ये तो ये क्या हो गया, गलत। और चौथा क्या है, प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मल्चिंग हमने यूपीएससी ने पहले भी पूछा हुआ है पेपर्स में। तो मल्चिंग टॉपिक आप जाएंगे विकिपीडिया पे पढ़ेंगे। अब मल्चिंग आप ना वैसे नहीं पढ़ते हैं स्टैटिक में, पर मल्चिंग क्योंकि यूपीएससी ने बहुत बार पूछ लिया है तो मल्चिंग के बारे में पता होना चाहिए क्या होती है मल्चिंग। पर आपको यह पता है कि मल्चिंग एक सही चीज है। तो प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर। और मल्चिंग क्या होती है, एक पॉजिटिव चीज है, और वो पॉजिटिव चीज किसमें हो रही होगी, पर्माकल्चर में। पर ये कन्वेंशनल फार्मिंग में नहीं होती है। तो बिल्कुल सही बात है, ये नेगेटिव में नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या बनता है इसका, 1, 2, 4 आर करेक्ट एंड 3 इज इनकरेक्ट। और चारों करेक्ट है भी नहीं है। और आपको पता लग गया 1, 4, 2 और 4 तो साथ में जा रही है, 3 साथ में नहीं जा रहा है। तो आंसर क्या गया इसका, बी इज द आंसर। ये आपको नहीं भूलना है। अब ये क्वेश्चन अगर आप स्किप कर रहे हैं इसलिए ये सोच के कि मैंने कभी पर्माकल्चर फार्मिंग पढ़ी नहीं है और स्टेटमेंट बहुत लंबी है, तो यू आर नॉट डूइंग अ राइट थिंग। दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी स्किप्ड, दिस शुड बी डन एंड शुड बी डन करेक्टली। दैट इज 1, 2 एंड 4। आया समझ में? अब हम अगला देखते हैं। और भाई आप पेपर में ना आप एक चीज देखेंगे, अगर जिसने भी प्री का पेपर दिया होगा, आपके कुछ पन्ने होंगे पेपर्स में, अगर पेपर खोलेंगे ऑफिशियल पेपर सॉल्व किया हुआ जो आपने किया हुआ, मान लो एक पन्ना है उसमें आपके 4 क्वेश्चन सही हैं, दूसरे में 4 सही हैं, फिर अगले 2 पन्ने आए उसमें एक ही क्वेश्चन सही है, 4 गलत हो गई, तब भी प्री की कट ऑफ क्लियर होती है। तो अगर आपके कुछ टाइम, मान लो जैसे हमने पीछे देखा ना हिस्ट्री वाले में, कुछ क्वेश्चन स्किप करने पड़ रहे थे, कुछ 50-50 पे पहुंच पा रहे थे, अगर कुछ पन्नों में ऐसा है तो बिल्कुल सही है। बस जो सही होना चाहिए वो सही हो जाए, बाकी 50-50 पे लॉजिक लगा के आ जाएं, पक्का कट ऑफ क्लियर होगी। पर वो लॉजिक का माइंडसेट जो हम कर रहे हैं वो उस हिसाब से होना चाहिए, ना कि जो आपका अभी है। अगर आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो आपका माइंडसेट वैसा ही है जैसा होना चाहिए, फिर आपको वो चेंज नहीं करना है। अगर नहीं हो रही है तो इस माइंडसेट को बनाने की कोशिश करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52। अब इसको देखें कैसे है। अब मुझे आप बताएं, खुद ही हमने पहले ऐसे आइडिया डिस्कस कर लिए हैं कि भाई ये पूछ रहे हैं कि पाम ऑयल को लेके कुछ स्टेटमेंट दी हैं। पहला है द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। और आपको पता लग गया यूपीएससी क्वेश्चन गलत कब करती होती है कि ये चीज यहां की नेटिव है। यही भाई इसके पास यही है ना, उसे पता होगा कि पाम ऑयल नेटिव किसी XYZ प्लेस का है, मैं चेंज करके एबीसी लिख देता हूं। बड़ा आसान है ना स्टेटमेंट को गलत करना, इसमें फैक्ट को इंटरचेंज करना। तो ये तो मेरे को पता भी नहीं है, मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा इस पे। अगला क्या है, द पाम ऑयल इज रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स। तो ऑयल को आप परफ्यूम में यूज करते हो, लिपस्टिक में यूज करते हो, तो पाम ऑयल का सम ऑफ द इंडस्ट्री यूजेस दिस, सम लिखा है तो बिल्कुल सही है। पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल, बिल्कुल बायोडीजल तो बनता ही ऑयल से है, बहुत सारे ऑयल से। तो पाम ऑयल से बन सकता है, बन सकता है, बनना चाहिए नहीं चाहिए बात अलग है। बन सकता है, हां बन सकता है, बन रहा है हमें नहीं पता, बन सकता है, हां बन सकता है। 2 एंड 3 आर करेक्ट। आपको पता लगा 3 स्टेटमेंट हैं, 2 स्टेटमेंट लॉजिक के बेसिस पे करेक्ट हैं और एक स्टेटमेंट फैक्चुअल है। तो मैं उस फैक्चुअल को गलत मानूंगा क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया से पाम ऑयल नेटिव है। इसके गलत होने के चांसेस क्या हैं, मोर देन 70-80%, एज पर माई प्रीवियस यूपीएससी एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स। तो मैं इसका आंसर क्या मार के आऊंगा, 2 एंड 3। आंसर भी क्या है इसका, 2 एंड 3। तो ऐसे फैक्चुअल स्टेटमेंट, जब बाकी 2 स्टेटमेंट सही है, मतलब एग्जामिनर ने जब ये क्वेश्चन सेट किया होगा तो उसके माइंड में क्या होगा, जब एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन सेट किया होगा कि भाई मैं क्वेश्चन सेट करना है, ये 2 सही सेट कर दिए, इसको गलत सेट कर देता हूं। तो ये माइंडसेट से यूपीएससी वाला एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है। तुम्हारा आंसर भी क्या है, बी। तो ये नहीं भूलना है आपको। अब देखें इसको, अगला क्वेश्चन 53।
With reference to the Indus Valley system of the following four rivers, three of them pour into one of them, which joins the Indus direct. Among the following, which is the river that joins the direct Indus? हम पढ़ते होते हैं ना, ये इंडस रिवर है, उसके बाद रावी, ब्यास, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। अब एक रिवर आती है इधर से चिनाब और इधर से सतलुज आती है, सतलुज यहाँ मिल जाती है, उसके बाद ये चिनाब यहाँ मिलती है, फिर वो इंडस बन जाती है। ऐसे ही होता है। अब डाउट ये था कि यहाँ पे सतलुज मिली है, यहाँ पे चिनाब, यहाँ पे इंडस। अब हम इसको चिनाब मान लें या सतलुज माने? यूपीएससी ने सतलुज माना है, हम तो लगा के आए थे चिनाब। हम लगा चिनाब बड़ी है तो इसका नाम भी चिनाब होगा, पर नहीं, इसको क्या बोला जाता है? सतलुज। पर आपको पेपर में चिनाब और सतलुज में से मार्क करना था। यूपीएससी को लगता है नहीं नहीं, ये वाली ब्रांच भी क्या बोलते हैं इसको, चिनाब नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सतलुज। डिबेटेबल था, डिबेट उठी थी, पर सतलुज है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि सतलुज और चिनाब की जब बारी आती है तो जो भी रिवर बड़ा होता है, उस जो आगे मान 2 रिवर मिले, ये ए और बी, अगले का नाम क्या होता है? जो भी नाम होगा ए, वो इसलिए होगा क्योंकि ए इज मोर देन बी, रिवर ए बी से ज़्यादा बड़ी है, तो सतलुज है। ये बड़ा डिबेटेबल था, पर एटलीस्ट ए और डी में से मार्क करके आते हैं, फिर जो होगा देखी जाएगी, वो आपके हाथ में नहीं है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन होते हैं जिसपे डिबेट उठती है, कई बार यूपीएससी डिलीट कर देता है, कई बार उसको लगता है नहीं नहीं सही है, तो वैसे करता है। 54, विद रेफरेंस टू इंडिया, दिदवाना, कुछामन, सरगोल एंड खाटू आर द मीन्स ऑफ सलाइन लेक्स, मैंग्रोव एरिया, रामसर साइट एंड ग्लेशियर्स। हमने कैसे किया था ये, और जब किया तो हमें लगा हो तो नहीं पाएगा ये, जैसे क्या है ये खाटू, तो हमने इसको लिंक किया किससे? एक वर्ड होता है ना खट्टा, और उससे लिंक किया सलीन से। हमने तो ग्लेशियर्स तो नहीं है, ये तो सलीन नहीं होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, ये रामसर साइट्स भी क्या हो सकती हैं? सलीन, ये भी सलीन और ये भी सलीन हो सकता है, पर डायरेक्ट सलीन कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे। हमें ये मार्क कर देना चाहिए था डी आंसर, आंसर भी डी है। हमने ज़्यादा सोचा कि भाई क्या पता मैंग्रोव हो, क्योंकि यहाँ पे भी सलीन होती है, यहाँ पे भी सलीन और यहाँ पे भी सलीन, पर डायरेक्ट सलीन कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे, तो आंसर डी है। तो हमने तो जो भावभूति किया था और खाटू किया था, हमने तो इसी बेसिस पे किया था, बस हम उसमें थोड़ा रिस्क ले पाए क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है, तो वो सही हो गया। यहाँ हमें डर लगा कि भाई तीनों सही हो सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंग्रोव ना होता, रामसर साइड ना होता, कुछ और होता, तो फिर तो मैं सलीन मार देता, पर हमें मार्क फिर भी देना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्टली कहाँ से लिंक्ड है? ये डायरेक्ट कहाँ से एसोसिएटेड है वर्ड इससे? ये तो यहाँ तो इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है ना, तो मारना हमें डी चाहिए था, पर हमने मार्क नहीं किया, क्योंकि एग्जाम में आप जाएंगे आपको समझ में आएगा कि बहुत प्रेशर होता है, डर भी लग रहा होता है, डिस्पाइट डूइंग ऑल द एफर्ट्स, तब भी डर लगेगा। तो एक आधा काम तो ऐसा हो जाता है, पर आप अगर बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन करने चाहिए वो छोड़ रहे हैं और ना करने वाले कर रहे हैं, फिर तो प्रॉब्लम है। एक आधे में तो इतना चलता है, एक आधा तो गलती माफ ही है ना भाई, उससे कुछ नहीं होता है, प्रोवाइडेड आपका फंडामेंटल्स ना हिले हो कि भाई कौन से करने हैं कौन से नहीं करने, वो क्लियर हो। फॉलोइंग रिवर ब्राह्मणी, नागवली, सुवर्णरेखा एंड वंशधारा, विच ऑफ द फॉलोइंग राइज फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, अगर ये नॉलेज आपको नहीं है इसकी, तो सर अपना थोड़ा एफर्ट बढ़ाएं, क्योंकि आप एक चीज समझ लें, आप रिवर्स पढ़ते हैं, आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती हैं, ब्राह्मणी और जो सुवर्णरेखा है। आपको इतना पता है कि जो ब्राह्मणी है ये वेस्टर्न घाट से आती है, ये भी वेस्टर्न घाट से आती है, पढ़ते हैं आप, तो आप 1 और 3 एलिमिनेट कर देते, आंसर आ जाता 2 एंड 4, सुवर्णरेखा एंड वंशधारा। बट भाई अगर ये नहीं आता है, इसका मतलब क्या है? आपका ज्योग्राफी वाला जो मैपिंग है या रिवर्स वाला पार्ट वीक है, तो स्ट्रॉन्ग करें। ये करना डुएबल था, क्योंकि बच्चे ये करते हैं भाई, उनको पता होती हैं कौन कौन सी जो फेमस रिवर्स हैं, वो सारे रट के जाते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, इंडस, ये सिस्टम सारे पढ़ते हैं, इनकी ट्रिब्यूटरी पता होती हैं, ये पता होता है कौन सी लेफ्ट है कौन सी राइट है। पर जो नीचे वाली रिवर्स हैं, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट वाली हैं, छोटी रिवर्स हैं, वो भी पता होती हैं, उनका ये तो पता होता है कहाँ से आ रही हैं और कहाँ पे जा रही हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में 18-19 में, सेम, कि कौन कौन सी रिवर वेस्टर्न कहाँ पे जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है, कौन सी कहाँ जाती है, अरेबियन सी में जाती है। तो ये पहले थीम थी और ये पता होना चाहिए था, इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये वीक है तो वर्क ऑन योर स्टैटिक पार्ट अगेन, क्योंकि बच्चे कर लेंगे सर, दिस एग्जाम इज अबाउट कॉम्पिटिशन एंड स्टूडेंट्स आर स्टडिंग वेरी हार्ड रिगार्डिंग दैट। तो जो थीम्स पीवाईक्यू में आई हैं, अगर वो गलत हो रही हैं, फिर तो प्रॉब्लम है।
अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आई होप यहां तक क्लियर होगा। जस्ट गिव मी 130 सेकेंड बस, फिर हम जल ग्रहण कर लें, फिर आपको आगे करते हैं। यहां तो कोई डाउट हो तो बताएं। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ें इसको 56 को, फिर हम आप डिस्कस करते हैं आगे। अब देखें, द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, हमने पढ़ा था ना भाई, यूएन क्लॉज आया था क्वेश्चन पहले, पीवाईक्यू की थीम है ये, पीवाईक्यू की थीम है ये, उसी से लिंक क्या होता है, इंटरनेशनल वाटर्स, उसमें माइनिंग करने के लिए कौन बताएगा, ग्लोबल ओशन कमीशन कह रहे हैं। ये बॉडी गलत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर, क्योंकि आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशंस गलत दी जाती हैं। हमने पहले भी देखा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देके, और जहां पे 2 दी होती हैं वो तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं गलत होने के, पर एक के भी चांसेस हैं। इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स। रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स। मुझे एक चीज बताएं, इंटरनेशनल वाटर्स में क्या मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, और रेयर अर्थ मिनरल्स कोई एक थोड़ना है, बहुत बड़ी होती है इनकी ग्रुपिंग, तो क्या वो नहीं मिलेंगे? अगर मिनरल्स मिलेंगे तो वो भी मिलेंगे। अब भाई इंटरनेशनल वाटर्स क्या है, पूरे हमारा जो अर्थ है उसके इंटरनेशनल वाटर है, क्या एक भी इंटरनेशनल वाटर में रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं, जो कि बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है, वो नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलना चाहिए अगर मिनरल्स में मिल रहा है तो। और इसमें ये ग्रुपिंग है, अगर एक होता तो हम फिर भी सोचते, इतने बड़े ग्रुप का पूरे इंटरनेशनल वाटर्स में अर्थ के वजूद नहीं होगा। होगा भाई, इलॉजिकल होगा अगर नहीं होगा तो। करेक्ट, इंडिया को मिला होगा, क्यों नहीं मिला होगा इंडिया को भाई इंटरनेशनल वाटर्स में? इंडिया भाई, इंडिया की इतनी बड़ी कोस्ट है, उसके पास इतने बड़े इंटरनेशनल वाटर्स हैं, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, और किसको मिलेगा? अगर इंडिया को नहीं मिला तो मतलब किसको नहीं मिला होगा? यूएसए, इनको ही मिला है। इंडिया भाई बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया को ना मिलने का मतलब क्या है? क्या एग्जामिनर स्टेटमेंट ऐसी बनाएगा जिसमें इंडिया की खुद की बेइज्जती हो रही है? मतलब उसे पता था इंडिया हैज नॉट रिसीव्ड लाइसेंस फॉर दिस, और बना देगा वो। ये पेपर यूपीएससी का है भाई, दिस क्वेश्चन रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस क्वेश्चन रिप्रेजेंट्स इंडिया। तो यहां पे इंडिया की तो तभी बताया था उस दिन कि इंडिया के बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं की जाती, और यहां पे अगर नॉट होता तो वो स्टेटमेंट सेट ही ना करता। इंडिया हैज रिसीव्ड, और अगर इंडिया के बारे में, और यहां पे ये बोला इंडिया हैज रिसीव्ड इन दिस लोकेशन रिगार्डिंग दिस, कुछ स्पेसिफिक चीज है नहीं है, सिंपल है कि इंडिया को मिला है। क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा क्या है भाई इंडिया में कमी? पॉजिटिव एस्पेक्ट है और अच्छी बात बता रहा है कि इंडिया को मिला है। तो कभी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आएंगी ना, उसमें कुछ ऐसी बात नहीं होगी, मान लो कोई वल्नरेबल कम्युनिटी ना, वुमेन, उनके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं होगी, कोई मान लो शेड्यूल कास्ट है उसके बारे में कोई नहीं होगी, डिसेबल्ड के बारे में कोई गलत बात नहीं होगी। गवर्नमेंट स्कीम्स के पॉजिटिव चीजें लिखी जाएंगी, वो नहीं लिखते जो गवर्नमेंट स्कीम की नेगेटिव चीजें हैं। गवर्नमेंट का पेपर है ये, फैक्ट्स गलत कर सकते हैं। जैसे इस स्टेटमेंट में ये भी सही है, ये भी सही है। अब अगर ये दोनों सही हैं, जो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही हैं, तो 2 और 3 करेक्ट हो गया। और आपको पता है कि जब 3 स्टेटमेंट हो और 2 स्टेटमेंट कोई भी फैक्ट के बेसिस पे गलत ना हो, बहुत ही सिंपल लॉजिकल स्टेटमेंट्स हो, और एक फैक्चुअल हो, तो एक फैक्ट के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आंसर यहां पे भी क्या है, बी। और इस पैटर्न को दिमाग में बांध लो कि अगर 3 स्टेटमेंट हैं और उनमें से एक स्टेटमेंट फैक्चुअल है, जिसको फैक्ट के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पे वो फैक्ट ही है, उसको गलत करने के चांसेस ज्यादा हैं। अगला अगला बाकी 2 स्टेटमेंट्स में फैक्ट्स नहीं है, जनरल चीजें लिखी हैं, बड़ी लॉजिकल चीजें लिखी हैं, तो वो गलत हो जाती है फैक्चुअल स्टेटमेंट। ये पहले भी आया है सेम पैटर्न, अब भी आ रहा है। तो मेक दिस एज अ पैटर्न कि यूपीएससी ऐसा करता है। अगर ये पैटर्न डिकोड कर दिया, कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे? अगर ये पैटर्न डिकोड नहीं करेंगे, फिर पेपर में जाके डाउट करेंगे, क्या पता ये सही हो, क्या पता ना हो। मान लो एक क्वेश्चन आया जिसमें सही दे दिए, आंसर क्या है, ऑल 3 होने दें, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें पता है मेजॉरिटी में क्या होगा, 2 और 3, 1 नहीं होगी सही। दिस इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। हो तो सही सकती है, होने को कुछ भी हो सकता है, पर हमने पैटर्न डिकोड कर रहे हैं ना, तो दैट इज वेरी यूजफुल एक्सरसाइज। अगला देखिए, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट? कौन सी सबसे कम वाटर एफिशिएंट है?
भाई आपने सुना होगा कि जो गन्ना है, शुगर केन, बहुत वाटर का यूज करता है, बहुत वाटर का यूज करता है। और जो ये हैं, ये तीनों भाई हम के रिस्पेक्ट में अगर देखें, शुगर केन को तो जाना जाता है कि इसके लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। और पूछा भी क्या है, लीस्ट एफिशिएंट इन वाटर। ये तो सिंपल ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं ना उसमें आता होता है। 57 का आंसर इज ए। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 58। In the tropical zone, the western sections of the oceans are warmer than the eastern sections owing to their influence of trade winds. In temperate zone, westerlies make the eastern sections of the oceans warmer than western sections. जब मैंने तो क्वेश्चन देखा ये, तो मेरे चीज में एक चीज खनकी कि भाई ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों इंटरचेंज कर दिए हैं कि ट्रॉपिकल में क्या हो वेस्टर्न हो, टेम्परेट में क्या हो ईस्टर्न हो। मतलब आपको लग सकता है ना वर्ड क्या चेंज किए हैं, मेन चीज क्या है, ईस्टर्न ईस्टर्न, या वेस्टर्लीज या ट्रेड विंड्स। क्या पता इन फैक्ट्स को उल्टा ना कर दिया हो, ये है। अगर नहीं किया होगा तो दोनों सही हो जाएंगी, किया होगा तो दोनों गलत हो जाएंगी। पर हम देख लेते हैं। हमने ड्रॉ किया ट्रॉपिकल रीजन में ट्रेड विंड क्या होती है, ईस्टर्ली होती है। ट्रेड विंड ईस्टर्ली है, टेम्परेट में वेस्टर्ली है। वेस्टर्ली मतलब ऐसे आ रही हैं, ईस्टर्ली मतलब ऐसे आ रही हैं। जब ऐसे आएंगी तो इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशंस। अब आपका मान लो यहाँ पे हम इंडिया बना लेते हैं ऐसे, ये वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन, ये ओशन है, ये ईस्टर्न सेक्शन है, ये वेस्टर्न सेक्शन है। तो अगर ऐसे लेके आ रही हैं, ऐसे लेके आ रही हैं, तो ओशन का कौन सा सेक्शन गर्म हो गया है, पानी किधर आ रहा है, वेस्ट सेक्शन में। भाई ओशन तो यही है ना, तो विंड्स ऐसे आ रही हैं, तो ओशन का ईस्टर्न ये है, वेस्टर्न ये है, तो पानी कहाँ जाएगा, वेस्टर्न सेक्शन में। तो वेस्टर्न आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शंस, बिल्कुल सही। टेम्परेट में यहां से आ रही है, ओशन का कौन सा है, ये कौन सा पार्ट है ओशन का, ईस्टर्न, ये कौन सा है, वेस्टर्न। तो कहाँ जाएंगी, वेस्टर्न साइड पे। वेस्टर्न सेक्शंस आर वार्मर देन ईस्टर्न सेक्शंस, क्योंकि भाई ओशन का इधर जा रहा है पानी, तो पानी इधर जा रहा है, तो पानी ऊपर जाके उधर जाएगा, तो ओशंस का ये वाला साइड या ओशंस का ये वाला साइड गर्म होगा। ये वाला साइड मतलब ईस्टर्न वेस्टर्न, ये वाला साइड मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो ये भी सही है, तो आंसर इज बोथ आर करेक्ट। तो इंटरचेंज नहीं किया है, पर आपको पता होता है कि इंटरचेंज किया भी जा सकता है क्योंकि पहले किया है। ऐसा नहीं करना कि हाँ इंटरचेंज किया क्रॉस मार दिया, दिमाग में रखें इंटरचेंज हो सकता है, क्योंकि जब आपको पता होगा ना कि ऐसा किया है, फिर मैं देखता हूं, तो थोड़ा क्वेश्चन करने में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप ये सोचेंगे ही नहीं, बस ये कर रहे हैं, तो आप नॉलेज के बेस पे कर रहे हैं, या आपको पता है मैं एग्जामिनर के दिमाग में भी घुस गया हूं कि उसने क्या सोचा होगा, पर मैं देख लेता हूं उसने एक्चुअली में क्या सोचा है। इससे आता है कॉन्फिडेंस। फिर पेपर में जाते हैं ना, फिर ऐसे जाते हैं कि मेरे को जितना आता है मेरा पेपर हो जाएगा, बाकियों का नंबर मेरे से कम आएंगे, मेरे उनसे ज्यादा आएंगे, चाहे 10 नंबर ही ज्यादा आए, मेरा प्री का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और प्री का गोल भी क्या है, कट ऑफ क्लियर करना, ना कि टॉप करना। 59, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब ऐसे क्वेश्चन ना बड़े, भाई जितना लंबा लेंदी क्वेश्चन होगा उतना तो पहले ये समझ जाएं, जैसे ही क्वेश्चन बड़ा लेंदी आया, चांसेस क्या उसके सही होने के बहुत ज्यादा हैं कि वो क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The climate smart village approach in India is a part of a project led by Climate Change Agriculture and Food Security, an international research program. The climate smart village approach in India is a part of, मतलब हमारा एक ये प्रोजेक्ट है क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच है हमारी, वो पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है जो किसने लेड किया है, क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। मुझे एक चीज बताएं, CCAFS क्या कर रही है, क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। हमारा आइडिया भी क्या है, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, विलेज मतलब लिंक टू एग्रीकल्चर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम है। तो क्या हमारा क्लाइमेट स्मार्ट विलेज एग्रीकल्चर जो प्रोग्राम है, अप्रोच है, क्या वो इससे क्या होगी, इसका पार्ट नहीं होगी? भाई ये भी सेम बात कर रहा है, वो भी सेम बात कर रहा है, तो इसके इसके होने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा है कम है? ज्यादा है ना भाई, 70% चांस है। एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम है जो वही बात कर रहा है जो हमारा प्रोग्राम है, और इंडिया इस चीज में किसी ऐसी इंटरनेशनल बॉडी का प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं हुआ होगा ना, बिकॉज हम उससे सीखेंगे।
हमारी चीजें बताएंगे, उनसे सीखेंगे, ताकि हमारा क्लाइमेट जो विलेज अप्रोच है या क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच है या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अप्रोच है, वो उसे लिंक करेगी। तो पहला बोल रहा है बिल्कुल लॉजिकल है भाई, होना चाहिए। द प्रोजेक्ट ऑफ, अब आप एक सेकंड पहले अगला देखते हैं। द प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS इज कैरिड आउट अंडर कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च हेडक्वार्टर इन फ्रांस। The project of CCAF is carried out under the consultative group on CGA on International Agriculture Research based on France। मतलब जो ये वाला प्रोजेक्ट है वो इसका क्या है, इसके अंदर होता है, किसके अंदर, CGIAR के अंदर। तो हमने देखा क्लाइमेट स्मार्ट विलेज वाला पार्ट ऑफ CCAFS एंड CCAFS इज अ पार्ट ऑफ CGIAR। अगला क्या है, द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ CCIAR। और इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, कौन सा, ICRICAST, ये इसका पार्ट है। अब कितनी चीजें आ गई, एक फैक्ट, 2, 3, 4 फैक्ट। ये हमें लगा लॉजिकल। इंडिया का कोई बॉडी है, क्या वो इंटरनेशनल बॉडी से पार्ट हो सकता है? पार्ट की बात कर रहे हैं बस। हां, इज अ वन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द रिसर्च सेंटर। तो ये CCV क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इज पार्ट ऑफ CCAFS। बिल्कुल लॉजिकल था, ये हमने सही कर दिया पहला स्टेटमेंट। इंडिया का ये वाला इज वन ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ दिस। तो आप देख रहे हैं, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है। अगर ये इसका पार्ट है और ये इसका पार्ट है, तो ये इसका पार्ट होने में क्या दिक्कत है भाई? इसका मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज को लेके बड़े ही क्या है, इन्वॉल्व है। वो यहां पे भी दिख रहा है, वो यहां पे भी दिख रहा है, और इसका पार्ट होने से कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपको यह समझ में आ गया इस क्वेश्चन में कि इंडिया क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर या विलेज को लेके इंटरनेशनल लेवल पे एक्टिव है, तो वो इसका पार्ट भी हो सकता है, और इंडिया की ये बॉडी इसका पार्ट भी होगी, क्योंकि ये इसका पार्ट है। तो हमें एक चीज बताएं, बस प्रॉब्लम कहां पे है कि उनका हेडक्वार्टर फ्रांस में है कि नहीं है। तो जो पेपर में मुझे डाउट आया वो आया कि इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है कि नहीं है। यह पक्का पता था कि अगर मैं तीनों स्टेटमेंट को इकट्ठा पढ़ रहा हूं तो लॉजिक बड़ा सही बैठ रहा है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इंडिया का वो किसका पार्ट है, CCAFS का, और CCAFS इज पार्ट ऑफ CGIAR। और क्योंकि इंडिया इनमें इन्वॉल्व है, तो इंडिया का एक बॉडी है ICRAST, वो किसका पार्ट है, CGIAR का। बिल्कुल लॉजिकल है। तो तीनों स्टेटमेंट सही करता मैं अगर यहां पे क्या ना लिखा होता, फ्रांस ना लिखा होता, क्योंकि हेडक्वार्टर मान लो फ्रांस पे नहीं है, कहां हो सकता है, पेरिस में। तो मैंने इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया और आंसर मारा 1 और 3, और वहां पे 1 और 3 मारा। अगर मैं वहां फ्रांस ना लिखा होता तो मैं क्या मार के आता, 1, 2 और 3। अगर यहां पे फ्रांस वर्ड ना लिखा होता, इसको मैं काट दूं तो मैं मार के आता 1, 2, 3। वैसे मैं क्या मार के आया हूं, 1 और 3। आंसर इसका 1, 2 और 3 है। मैं मार के आया था 1, 3, पर एटलीस्ट मैं C और D पे तो पहुंच गया। अगर मैं फ्रांस को सही मान लेता, यहां पे मान लो मेरा मन करता भाई फ्रांस सही है, इसका मतलब क्या है, मेरा पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा मैं। हमने बताया कि जो हमने एल्गोरिदम बनाया हम उसी के हिसाब से चलेंगे। यहां पे ऑर्गेनाइजेशंस हमने देख के गलत नहीं किए हैं, यहां ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली मेंशन नहीं है। यहां पे जो आइडिया लिखा हुआ है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के आइडिया से लिंक कर पा रहा है, और तीनों ऑर्गेनाइजेशन आपस में लिंक्ड हैं, और एक ब्रॉडर आइडिया कि इंडिया क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर या विलेज को लेकर इंटरनेशनल लेवल पे एक्टिव है, तो फिर सब कुछ एक्टिव होना चाहिए। तो पर प्रॉब्लम सिर्फ फ्रांस ने डाल दी। ये फैक्ट यहां पे सही है, पर बहुत ही रेयर केसेस में फैक्ट सही होते हैं। आपने डी मार के आए, घर पे आके देखा आंसर सी है, बिल्कुल उदास नहीं होना है, चाहे -0.66 आए, पर आप मानेंगे क्योंकि मैंने यहां पे फ्रांस गलत किया है फैक्ट के बेसिस पे। मैंने इस बेसिस पे बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व किए, वो सही भी हुए हैं, सिर्फ एक ही गलत हुआ है। आया समझ में? तो जब मैं बोल रहा हूं पैटर्न, मैं बोल रहा हूं एल्गोरिथम, इसका मतलब क्या है, हम इसी डायरेक्शन में जाएंगे जो मर्जी हो जाए, बीच बीच में अपने पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे। फिर कैसे डिसाइड करेंगे यहां पे फ्रांस सही है और वहां पे वो सही नहीं था? तो अगर जाएंगे तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे।
फिर उससे नेट क्या होगा, हमारा पॉजिटिव आएगा। दिस इज द अप्रोच ऑफ दम सीरीज। आई होप इस क्वेश्चन से आपकी और क्लैरिटी बढ़ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है 60 नंबर क्वेश्चन। और ये आता होता है बहुत बार कि भाई ऐसे करने से क्या होता है बताएं। पहले आता होता था, इससे पहले देखेंगे 18-19 से बहुत आता था। पहले कहानी बता देंगे, पूछेंगे कहानी किसके बारे में है। लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन इन एनी अदर बायोम। यहीं से मेरे को समझ में आ गया था, पेपर में पढ़ा था कि कौन सा फॉरेस्ट है ये जहां पे जो भी आपका लिटर है वो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। कौन सा है? सिंपल, बस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहीं पे खत्म हो गया था। एंड एज अ रिजल्ट द सॉइल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर। एक क्वेश्चन आया था ना पिछले, आपने पढ़ा था, हमने 24 में 23 में आया था कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनकी सॉइल फर्टाइल नहीं होती है, बिकॉज वो जल्दी डिकम्पोज होते हैं और जल्दी क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। द वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज ऑफ प्लांट फॉर्म दैट रीच अप टू कैनोपी बट क्लाइंबिंग द ट्रीज और ग्रोइंग एज एपिफाइट्स रूटेड ऑन द अपर ब्रांचेस ऑफ ट्री। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रीज बहुत बड़े हैं, ब्रांचेस बहुत बड़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर सॉइल फर्टाइल नहीं होती, बिकॉज जो भी लीटर आता है डिकम्पोज होता है, फर्टिलाइजर काम करता है, फिर क्या होता है, वॉश अवे हो जाता है। सॉइल फर्टाइल नहीं होती है, पर हाँ वेजिटेशन रिच होती है बिकॉज ऑफ फास्ट डिकम्पोजिशन। डी कितनी बार रिपीट हो रही है ये आइडिया, कितनी बार रिपीट हो रहा है। इट शोज PYQs आर रिपीटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली बहुत कम होते हैं, इनडायरेक्टली बहुत बार होते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है 61। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 61। अब यहां पे नहीं आ रहे हैं हमारे डॉट बॉल्स, डॉट बॉल्स आने वाली चली गई। तो डॉट बॉल्स जब आती हैं इकट्ठी भी आ जाती हैं, घबराना नहीं है उससे। फिर अगला है द वेजिटेशन ऑफ सवाना। द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज। ऐसे होता ना, सवाना है ही ग्रासलैंड, ग्रासेस हैं, बीच बीच में थोड़े बहुत ट्रीज हैं, बट एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्रीज। बिल्कुल। द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरिया इज जनरली केप्ट इन चेक बाय वन और मोर और कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशंस। कि यहां पे ट्रीज क्यों नहीं आ पाते सवाना में? तो मुझे बताएं सवाना में ट्री क्यों नहीं आते भाई? ग्रासलैंड है, तो पहला रीजन क्या है वहां पे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्योंकि रेनफॉल ज्यादा होती है तो वहां ट्रीज आते हैं। सवाना में रेनफॉल नहीं होती है, ट्रीज क्या होते हैं, कम होते हैं। तो पहला रीजन क्या है? सीजनल रेनफॉल एक कंडीशन है जो रिस्ट्रिक्ट करती है किसको? ट्रीज को वहां पे। पहला हो गया, और मतलब 4 हो गया है। 4 हुआ तो मैंने यहां पे देखा कि मेरा तो आंसर ही आ गया भाई, बी और सी में से या 4, 5 करेक्ट है या 2, 3, 4 करेक्ट है। मतलब अगर मैं 5 को पकड़ लूं और 5 को प्रूव कर दूं कि वो सही है या नहीं है, तो मेरा आंसर वैसे ही आ जाएगा। तो मैंने 5 उठाया। सॉइल प्रॉपर्टीज। अब मैं इसमें कंफ्यूज हूं कि भाई सॉइल प्रॉपर्टीज के कारण, तो हमने एक चीज देखा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अभी पिछला क्वेश्चन, जस्ट पिछला क्वेश्चन देख रहे हैं आपकी, पिछला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन कैसे लिंक्ड है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मुझे एक चीज बताएं, क्या सॉइल की क्वालिटी अच्छी होती है? नहीं होती है। उससे अच्छी क्वालिटी तो कहां पे होती है? सवाना में होती है। तो क्या सॉइल प्रॉपर्टीज के कारण सवाना में ट्रीज नहीं है? आंसर इज नो। मारा 5 गलत, आंसर इज सी। पिछले क्वेश्चन से लिंक किया है 2 and 3, 2, 3 and 4, 2, 3 and 4। मतलब 1 तो वैसे भी आंसर नहीं था हमारा, वो तो दोनों में है ही नहीं है। क्या बचे? 2 and 3, क्योंकि वहां पे फायर्स होती हैं सवाना में, तो फायर से क्या होते हैं? ट्रीज आ ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही। फायर बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? सवाना का। वहां पे ग्रेजिंग हर्बीवोर होते हैं, वो ट्रीज आने नहीं देते हैं। काम खत्म। 2, 3 and 4 ये हमने निकाल दिया पिछले क्वेश्चन के बेसिस पे, प्रीवियस क्वेश्चन। तो बहुत बार देखा है कि पेपर यूपीएससी में, उसी पेपर में कुछ क्वेश्चंस आपस में इंटरलिंक्ड भी होते हैं। दिस अप्रोच हेल्प्स यू टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस। ये पहले भी हुआ है, इसमें भी हो रहा है। पहले 2 बार हमने देखा था, तीसरी बार यहां पे हो रहा है। अगला देखें, विद रेफरेंस टू, अगर ये क्वेश्चन भाई गलत हो रहा है, अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो फिर दोबारा मैं बता रहा हूं, बी स्ट्रॉन्ग विद योर स्टैटिक पार्ट। मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पे, स्टैटिक इज द किंग। कहीं ये गलत फहमी में बैठे हो कि मैं करंट अफेयर्स पढ़ के और ये जो ये एलिमिनेशन ट्रिक्स हैं ये याद करके पेपर निकाल दूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। वी वेरी 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 ऑनेस्ट अबाउट इट। अपने आप से ऑनेस्ट रहें। स्टैटिक इज द किंग। जिसका स्टैटिक स्ट्रांग है वही पेपर निकाल पाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स आर स्ट्रांग अगर आपके, तो आपका पेपर हो जाएगा।
भाई पूछा है प्लेनेट अर्थ में द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन ग्राउंड वाटर। द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इज मोर देन ग्राउंड वाटर। सिंपल एनसीईआरटी में जाके देखें, पूरा ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना के दिया हुआ है पूरा फ्रेश वाटर, टोटल वाटर का। ऊपर आते हैं ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, फिर आते हैं ग्राउंड वाटर, लास्ट में आते हैं लेक्स और रिवर्स। तो ये तो सही है और ये क्या है गलत? आंसर इज 2, बी इज आंसर। नेक्स्ट देखें 63। अब ये करते हैं, जितने बड़ी स्टेटमेंट्स, जितनी ज्यादा स्टेटमेंट्स, झूठ पकड़ना उतना आसान। तो ऐसा बोलते हैं द बिगर द क्वेश्चन इज easier it is to solve that। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा आपको डर लगता होगा, पर अब समझ में आ गया है कि जितना बड़ा क्वेश्चन होता है सॉल्व करना उतना इजी होता है, जितना छोटा है उतना मुश्किल है, क्योंकि छोटे में फिर आपको डिटेक्ट करना लाइक को बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ 5 चीजें बोल रहा है वो, 5 में एक आधा झूठ तो पकड़ा जाएगा उसका। ऐसे देखना है हमें। पहला है मोरिंगा ड्रमस्टिक ट्री इज अ लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री। अब इस पे डाउट आ गया, क्या वो ये है या नहीं? एवरग्रीन है, डेसिडुअस है, हमें क्या पता। टैमरिड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। ये तो मैं डर गया भाई देख के, एंडेमिक टू साउथ एशिया, और मेरे को पता नहीं हंसी आई और ये लगा कि भाई ये तो गलत होगा, क्योंकि पूछा नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, एंडेमिक टू साउथ एशिया। मेरे को तो बड़ा डर लगता है इन स्टेटमेंट से यूपीएससी की। मैं तो इसको गलत ही मानता हूं माइंड में, सही है बाद में देखेंगे। फिर इंडिया, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिड इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। Tamarid. Most of the tamarid is collected as minor forest produce. India exports tamarid seeds of moringa. Tamarid and मतलब इंडिया दोनों को एक्सपोर्ट करता है। भाई इंडिया जितना डाइवर्स है। अब मुझे एक चीज बता दें, क्या इंडिया में मोरिंगा और टैमरिड नहीं होंगे? अगर होंगे तो क्या वो एक्सपोर्ट नहीं होते होंगे? कोई ऐसी चीज है इंडिया से जो बाहर जाती ही नहीं है? 0%। थोड़ी बहुत तो जाती होगी, 2 किलो ही चली गई, किसी ने बेच दिया, किसी का मन था। यहां आप आए, आपने देखा यूपीएससी का पेपर और आपने बोला एक्सपोर्ट नहीं होते हैं ये, आपने जाके 2 एक्सपोर्ट करवा दिए, टैमरिड और मोरिंगा इंडिया से, कि भाई साथ में 2 किलो भेज दो, पेपर में क्वेश्चन सही हो जाएगा। कैसे प्रूव करेगा एग्जामिनर? ये कुछ लिखा है कि इंडिया एक्सपोर्ट टैमरिड सीड्स, मतलब सीड्स ये करता है, ये लिखा है। अगर नहीं करता ये मान लेते हैं, नहीं करता तो कब नहीं करता, कितना नहीं करता, कभी नहीं किया, कोई लिखा है स्पेसिफिक चीज? जनरल चीज लिखी है, प्रूव करने क्या बड़ी आसान है। आंसर इज सही। इन इंडिया मोस्ट ऑफ टैमरिड इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब भाई ये अगर टैमरिड है, ये फॉरेस्ट में होता होगा तो उसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की तरह भी क्या करते होंगे, कलेक्ट करते होंगे। इसमें क्या है? अगर टैमरिड हमारा क्या है, फॉरेस्ट में होगा, क्यों नहीं होगा भाई? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होती है? जो फॉरेस्ट में होती है। अब अगर फॉरेस्ट में होती है तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी होगी। इसमें क्या दिक्कत है आपको? और फॉरेस्ट इंडिया का कौन से वाला फॉरेस्ट? इतना बड़ा डाइवर्स कंट्री है, किसी में तो टैमरिड मिलती होगी। सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिड। भाई मुझे बताएं, जब भी क्वेश्चन आए ना, ये बायोफ्यूल, बायोडीजल के लिए यूज कर सकते हैं, सीड्स हैं भाई। इन सीड्स में कुछ ना कुछ तो क्या होगा, ऑयल होगा किसी की फॉर्म का, टैमरिड में या मोरिंगा में। तो बायोफ्यूल मतलब जो बायो चीजों से बनते हैं, और इनसे बनाने में क्या दिक्कत है? कोई भी बायोफ्यूल मतलब जो बायो मतलब चीजों से आ रही है, प्लांट से, वेजिटेबल से या एनिमल से, डेड एंड डिके एनिमल से। तो यहां पे क्यों नहीं करेंगे आप? 3, 4 एंड 5 आर करेक्ट। 3, 4 एंड 5 आर करेक्ट। पहले 2 में को डाउट है और मैं दूसरा गलत मान लूंगा, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर तीनों स्टेटमेंट सही हैं अगर, तो यहां तो पक्का खेला ही खेला है। अभी हमने डिस्कस किया वो पैटर्न। अब दोनों में खेला है या एक में खेला है हमें नहीं पता, पर खेला पक्का है। पर हम नीचे जाते हैं, एक बार नीचे जाते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। 3, 4, 5 कहां पे है? काम ही खत्म हो गया हमारा, देखने की जरूरत ही नहीं है। 1, 2 दोनों में खेला था, यहां से पता लग गया आंसर इज बी। और खेलना पक्का था इसने एक में, और देखो दोनों में खेल गया, वो एंडिंग वाले में भी खेल गया और उसमें भी खेल लिया कि क्या है, लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री है। देख रहे हैं यूपीएससी का माइंडसेट। अगला है ब्लैक कॉटन। अगला इज ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ। द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ। ये सिंपल है यार,
वॉल्केनिक रॉक्स होते हैं ना, शेल नहीं, ग्रेनाइट नहीं, फिशर वॉल्केनिक रॉक से बनती है, ब्लैक कॉटन सॉइल, महाराष्ट्र वाले रीजन में। बड़ा फैक्चुअल सिंपल पढ़ते होते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगला देखिए, साइंस आ गया जी। अब विद रेफरेंस टू recent developments regarding recombinant vector vaccines, consider the following statements. Genetic engineering is applied in the development of these vaccines. Genetic engineering is applied in the development of these vaccines. भाई वर्ड क्या है? रिकॉम्बिनेंट, आप कुछ कंबाइन कर रहे हो। What are you combining? हम पढ़ते हैं ना रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, मतलब आपने कुछ ना कुछ कंबाइन किया है, किसी ना किसी एक के जीन को दूसरे में डाला है, वहीं से वो वर्ड आता है रिकॉम्बिनेंट। अगर आप बेसिक साइंस पढ़ते हैं तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है? आपने किसी ना किसी जीन को डाल के किसी ना किसी में डाला है। तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग तो यूज होगी ही होगी, तभी तो आप ये कर पाएंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है? जीन से खेलना, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट में जीन से खेला गया है। बैक्टीरिया एंड वायरसेस कैन बी यूज एज वेक्टर्स। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं यूज करेंगे बैक्टीरिया और वायरस को? हम इनको ही यूज करते हैं कि जीन को इनके जीन में डाल के, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करते हैं? ग्रो करते हैं लैब में। हमने कोई जीन उठाया, बैक्टीरिया के जीन में डाला, बैक्टीरिया को ग्रो किया, फिर से वो जीन निकाल लिया। तो सिंपल है, बड़ा लॉजिकल है। वेक्टर्स की तरह बैक्टीरिया और वायरसेस दोनों वेक्टर की तरह यूज होते हैं, सेम वायरस और सेम बैक्टीरिया। आंसर इज बोथ सी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। साइंस आ गया है। इन कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिसीजेस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Passing on mitochondrial diseases from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either or after in vitro, either before or after। हाँ, जब मर्जी कर लें। माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया को हटा दिया, चाहे पहले चाहे बाद में, जब मर्जी हटा देना माइटोकॉन्ड्रिया को, तो क्या हो जाएगा? बच जाएंगे और क्या। अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इंटायरली फ्रॉम मदर, नॉट फ्रॉम फादर। भाई आपको पता है ना कि जो होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है एग और स्पर्म में, इतना तो पढ़ते हैं कि जो होता है एग, जो सारा होता है उसका माइटोकॉन्ड्रिया, सारे जो होता है सेल का स्ट्रक्चर, बस यहाँ पे स्पर्म्स ऐड होते हैं, बाकी तो सारा फीमेल का होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी किसका होता है? फीमेल का। तो डिसीज भी किससे आएगी? फीमेल से। सिंपल है ना। अगर ये बेसिक पढ़े आपने फर्टिलाइजेशन के 10th क्लास में कि एग और स्पर्म का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो सारा सेल होता है वो किसका होता है? फीमेल का होता है। उसमें बस क्या होते हैं? मेल के स्पर्म्स ऐड होते हैं, बाकी सारी चीजें किसकी हैं? फीमेल की होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल भी कहां से आएगा? फीमेल से आएगा। आंसर इज बी। बड़ा कंसेप्चुअल है सी। अगर आप बेसिक साइंस पढ़ते हैं तो ये पता होना चाहिए, सी इज द आंसर। ये नॉलेज के बेसिस पे, इसमें और कुछ नहीं है। सेल की स्ट्रक्चर भी पता होती है और फर्टिलाइजेशन पता होता है कैसे होता है, तो आंसर आ जाता। बॉलगार्ड 1 एंड 2 आप सिंपल पढ़ते होते हैं। दीज आर बेसिकली अ प्रोडक्शन ऑफ, ये क्या है, कहां पे यूज करते हैं हम इसको? बॉलगार्ड 1 एंड बॉलगार्ड 2 जीएम क्रॉप्स, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स। टेक्नोलॉजीज होती हैं क्रॉप प्लांट। फैक्चुअल है ये, साइंस के बिल्कुल फैक्ट्स पढ़ते हैं। कोई भी आप सोर्स उठाएंगे, कोई भी क्लासेस लगाएंगे, ये सब पढ़ाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज होती है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती हैं, ये जो बॉलगार्ड 1 एंड 2 सब पढ़ाया जाता है। साइंस में थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए आपको। इन अ प्रेशर कुकर, जो 10th वाला क्वेश्चन पूछा है आपसे, 10th में पूछते होते हैं क्वेश्चन। इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई प्रेशर कुकर में आपको फूड को कुक करना है, वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम पे। भाई पूछ रहे हैं इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच, किस टेम्परेचर पे फूड कुक होगा, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? एक इक्वेशन पढ़ते होते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी क्लोज सिस्टम के लिए। अगर आपने कभी भी प्लस 1 प्लस 2 देखी हो, क्लोज सिस्टम के लिए इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। या ये होता है हमारा कौन सा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम। अगर प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर इन अ प्रेशर कुकर में आइडिया क्या होता है, प्रेशर होता है, जनरेट होता है। किस टेम्परेचर पे फूड कुक होगा ये किस पे डिपेंड करता है कि उस कुकर में प्रेशर जनरेट करने के चेंजेस हो रहे हैं। तो किस टेम्परेचर पे चेंज होगा वो डिपेंड करता है किस किस तरह का प्रेशर है कुकर में, तभी तो नाम क्या है, प्रेशर कुकर। और प्रेशर डिपेंड करता है भाई तुम्हारे एरिया ऑफ होल इन द लिड, क्योंकि जितना एरिया ज्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा। ऑफ कोर्स वेट ऑफ द लिड से प्रेशर जनरेट करना पे इंपैक्ट पड़ता है। अगर वेट कम होगा तो प्रेशर कम जनरेट होगा, वेट ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। टेम्परेचर ऑफ फ्लेम पे क्यों डिपेंड करेगा, प्रेशर कुकर है, किस टेम्परेचर पे होगा वो डिपेंड तो प्रेशर पे करता है, टेम्परेचर पे क्यों करेगा? वही तो मेजर करना है किस टेम्परेचर पे होगा। तो फर्स्ट एंड 3 आर करेक्ट। मतलब अगर आपको इतना पता होता कि प्रेशर एंड टेम्परेचर आर लिंक टू ईच अदर, क्लोज सिस्टम में डायरेक्टली होते हैं, वैसे इनवर्सली होते हैं, हमें पता भी नहीं, मान लो क्या होते हैं डायरेक्टली और इनवर्सली, हमें इतना पता था प्रेशर कुकर काम कैसे करता है कि उस पर प्रेशर जनरेट होता है। और प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, और प्रेशर पे डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर। प्रेशर कुकर प्रेशर वाले सिस्टम पे वर्क करता है, और जितना प्रेशर होगा उस पे डिपेंड करेगा किस टेम्परेचर पे होगा। तो ये दोनों चीजों से क्या प्रेशर डिसाइड होता है, और ये तो हमें टेम्परेचर तो पे थोड़ा डिसाइड होता है प्रेशर, तो किस टेम्परेचर पे होगा वो तो प्रेशर डिसाइड करेगा, और इससे थोड़ा प्रेशर डिसाइड होता है, प्रेशर तो इन दोनों से डिसाइड होता है 1 एंड 3 पे। तो आंसर इज सी, दैट इज सी। टेक्निकल है, नहीं आता था छोड़ देते, पर आपको पता होना चाहिए था कि बात कर रहे हैं किस टेम्परेचर पे कुक होगा फूड, वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, और प्रेशर इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो आंसर इज 1 एंड 3। 69 नंबर क्वेश्चन, ये टेक्निकल था। अगर आपको नहीं आता है, आपका बैकग्राउंड नहीं है साइंस का, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका साइंस छूटेगा, किसी का कुछ और छूट जाएगा जिसमें आपने की होगी। आपने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, आपका हिस्ट्री में एडवांटेज आ जाएगा 2 क्वेश्चन का, आपको साइंस में नहीं आएगा, उसका साइंस में आ जाएगा, आप उसका हिस्ट्री में नहीं आएगा। तभी यूपीएससी में सिलेबस बड़ा क्या है, डाइवर्स है, किसी को भी एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलती नहीं है इसमें, किसी को नहीं मिलती है इसमें एक्स्ट्रा एडवांटेज। एज फार एज जीएस इज कंसर्न, सी सेट में मिल जाती है, उसका अलग प्रॉब्लम है, पर जीएस में नहीं मिलती है। विच वन ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम, कुछ भी कर सकते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए था, पहले भी पीवाई क्यों पूछा है, वायरस को हमेशा किसी भी आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर नहीं कर सकते हो, ये बॉडीज में कल्चर होता है, लिविंग्स में। तो 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो बस ये फैक्ट था, ये पहले भी पूछा हुआ है और आपको पता भी होना चाहिए था। तो हमने कर लिया 69 तक। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम ये करके 69 से 70 से स्टार्ट करके 100 तक खत्म कर देंगे। पेपर 2021 खत्म हो जाएगा, फिर वी विल स्टार्ट विद पेपर नंबर 2020। सारे करेंगे, फिर लास्ट में करेंगे 25। आई होप आज के सेशन के बाद आपका थोड़ा और ट्रस्ट बढ़ गया होगा, और अब ट्रस्ट बढ़ना कम करना छोड़ें, अब आपको मानना पड़ेगा ये चीज काम करती है, और ये आपको काम करते दिख भी रही है। बट कीप डूइंग दैट एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन, और जाके खुद भी ये ऑफिशियल पेपर निकाल लें, उस पर बैठ के खुद भी दिमाग लगाएं, एंड दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड दैट एल्गोरिथम और माइंडसेट। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।